हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेंजू वर्ल्ड। और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वेंजू एफएफ माय शुगर डैडी। और कहानी स्टार्ट करने से पहले ही वार्निंग है, ये कहानी 18+ है और मैच्योर लोगों के लिए है और इसमें रफ वर्ड का भी बहुत यूज़ किया गया है। तो अगर आप मैच्योर नहीं हो या फिर आपकी एज 18 नहीं है तो प्लीज़ स्किप कर देना। और ये कहानी सुनते समय कान में ईयरफोन लगा देना, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है रफ वर्ड बहुत यूज़ किया गया है। तो स्टार्ट करें। अब तक आपने देखा कि अपना वैन केजिंग अपने जाओ जिसू के पास वापस आ गया होता है और इस बात से अपना जाओ जिसू बहुत ही खुश रहता है। अपना वैन केजिंग अपने पुराने घर में भी वापस चला जाता है, मतलब जो जाओ जिसू ने उसके लिए ख़रीदा होता है उस घर में वापस चला जाता है। अब वैन केजिंग सो रहा होता है, तब उसे अजीब सा फील होता है। जब वो उठता है तो पूरा पसीने से भरा हुआ होता है। वो वॉशरूम में जाता है और एक सेक्स टॉय से खुद ही इंटीमेट होता है। और पूरे डिटेल में जानने के लिए इसका पहले वाला पार्ट देख लीजिएगा। और अब मैं कहानी स्टार्ट करती हूँ बिना किसी बकवास के। अपना जाओ जिसू हैनिंग के साथ वैन केजिंग के पास पहुँच जाता है। अपना हैनिंग कहता है, सर मैं आपको वैन केजिंग के कमरे तक छोड़ देता हूँ, फिर मैं चला जाऊँगा। बट अपना जाओ जिसू कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगा। अपना हैनिंग बोलता है, नहीं सर, उसका कमरा सीढ़ियों से होके जाता है, आप सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकते अकेले। अपना जाओ जिसू बोलता है, मैं चढ़ सकता हूँ, सीढ़ियाँ उतनी मुश्किल नहीं होती है। हैनिंग कहता है, मुझे पता है, पर आपके पाँव में चोट लगी है तो मेरी बात मानिए, नहीं तो मैं सीधा आपको घर ले जाऊँगा। जाओ जिसू कहता है, ठीक है। अब जो अपना हैनिंग है वो जाओ जिसू को वैन केजिंग के कमरे के पास छोड़ देता है और कहता है, मैं कार में ही हूँ। अपना जाओ जिसू कहता है, तुम घर चले जाओ, आराम कर लो। अपना हैनिंग कहता है, नहीं सर, मैं कार में ही हूँ, जब भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगा। जाओ जिसू बहुत मना करता है, बट हैनिंग जिद पे ही अड़ा हुआ था, इसलिए जाओ जिसू भी उससे कुछ बोल नहीं पाता है। जाओ जिसू अब अपने वैन केजिंग के कमरे में चला जाता है और हैनिंग अपने कार में जाके बैठ जाता है। अपना जाओ जिसू वॉकर का सहारा लेके अपने वैन केजिंग के पास जाता है, उसका बाल सही करता है और उसके चेहरे पे देखता है तो उससे बहुत पसीना हो रहा होता है। वैन केजिंग अजीब सा अभी भी फील कर रहा होता है और वो ना कुछ बोल ही रहा होता है धीरे धीरे। अपना जाओ जिसू अपने वैन केजिंग के बालों पे हाथ फेरने लगता है और धीरे से ही कहने लगता है, वैन केजिंग तुम ठीक तो हो ना, लावेन तुम ठीक हो ना मेरे लावेन। अपने वैन केजिंग की अचानक से नींद खुल जाती है और वो जाओ जिसू का हाथ बहुत कस के पकड़ लेता है, उसे बेड पे ले जाता है और उसके टॉप पे आ जाता है। जाओ जिसू को तो समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि वैन केजिंग ने ये किया और ये क्यों किया सडनली। अपना वैन केजिंग अभी एक डीमन जैसा लग रहा होता है जो उसका खून पीने के लिए तैयार रहता है। अपना जाओ जिसू बोलता है, क्या कर रहे हो वैन केजिंग, हटो मेरे ऊपर से। बट अपना वैन केजिंग को सुन नहीं रहा होता है और उसे नेक पे किस करने लगता है। जाओ जिसू मना कर रहा होता है बट वैन केजिंग जबरदस्ती कर रहा होता है। अब जो अपना वैन केजिंग है ना, वो जाओ जिसू के प्राइवेट पार्ट पे बहुत कस के हाथ रख लिया होता है, ऐसा ना दबा दिया होता है। जाओ जिसू को दर्द होता है और वो कहता है, वैन केजिंग क्या कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है। वैन केजिंग मानता नहीं है और उसके प्राइवेट पार्ट को हल्का हल्का रफ करने लग जाता है। जाओ जिसू को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। आप सब भी जानते हैं कि हम किसी से भले ही कितना ही प्यार करें, बट वो आपके साथ जब ज़बरदस्ती करता है ना, तब आपको वो अच्छा नहीं लगता। कि जब आप चाहते हैं कि ये मेरे साथ ना हो और वो फिर भी करे, तब आपको बहुत ही हर्ट होता है। जाओ जिसू को भी अभी भी यही फीलिंग आ रही होती है। जाओ जिसू वैन को धक्का भी नहीं दे सकता था क्योंकि वो उसे हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता है, बट वो रोने लग जाता है। जाओ जिसू की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और ये आंसू अपना वैन केजिंग देख लेता है। वैन केजिंग जाओ को पहले बहुत ही ध्यान से देखता है, फिर अपना हाथ उसके प्राइवेट पार्ट से हटा लेता है, बट वो अभी भी उसके टॉप पे ही रहता है। अब जाओ जिसू को ऐसा फील होता है ना कि उसके चेहरे पे पानी की बूंद गिरी है। जब जाओ जिसू सीधा देखता है तो देखता है कि वैन केजिंग रो रहा है। वैन केजिंग को रोता देख के जाओ बोलता है, लावेन तुम रो क्यों रहे हो। बट वैन केजिंग कुछ नहीं कहता है और उसके टॉप से हटने ही वाला रहता है, बट अपना जाओ जिसू वैन केजिंग को कस के गले लगा लेता है। वैन केजिंग कहता है, छोड़ो मुझे, बट अपना जाओ जिसू छोड़ता ही नहीं है और कहता है, लावेन तुम्हें क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। वैन केजिंग बहुत कहता है वो रो नहीं रहा है, पर उसकी आवाज़ से साफ साफ पता चलता है कि वो अभी रो रहा है। जाओ जिसू बोलता है, बोलो ना क्या हुआ है। वैन केजिंग बोलता है, कुछ नहीं, मुझे छोड़ो बस तुम। अब ना जाओ जिसू बोलता है, तुम रो रहे हो, मुझे साफ साफ पता है। वैन केजिंग कहता है, तुम्हें मेरी कसम है, छोड़ो मुझे तुम।
अपना जाओ जिसू कसम सुनते ही छोड़ देता है। वैन केजिंग बेड के साइड में ही सो जाता है अपने जाओ जिसू से मुंह फेर के। वैन केजिंग की आंखों में हल्की हल्की आंसू रहता है और वो मन में ही कह रहा होता है, मैं क्यों ऐसा हूँ, मैं क्यों ऐसा हूँ, मैं क्यों नहीं खुद को कंट्रोल कर सकता। अपना जाओ जिसू वैन के शरीर पे हाथ रखने ही वाला था, बट वो अपना हाथ पीछे कर लेता है और नहीं रखता है। अब जब वैन सो जाता है और जाओ को यकीन हो जाता है कि वैन सो गया है, तो वो हैनिंग को कॉल करता है और उसे लेने के लिए बोलता है। अपना हैनिंग कार से उतरता है और जाओ जिसू के पास चला जाता है उसे लेने के लिए। अपना जाओ जिसू थोड़ा सा कंफ्यूज था और उदास था, इसलिए हैनिंग जाओ जिसू से पूछता है। अपना जाओ जिसू ये बाई और हैनिंग से कुछ नहीं छुपाता है, इसलिए वो हैनिंग को सब बता देता है। हैनिंग कहता है वो पहले खुद ही आपके साथ इंटीमेट होने वाला था, जब आप रोए तो वो खुद रोने लगा। जाओ जिसू कुछ नहीं कहता है और बस हाँ में सिर हिला देता है। हैनिंग कहता है ये तो बड़ी ही कंफ्यूजन है जाओ जिसू, मुझे समझ में ही नहीं आया कि अचानक से हुआ क्या। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हैनिंग और जाओ जिसू दोनों ही खाना खा रहे होते हैं। हैनिंग के फ़ोन में एक कॉल आता है और उस नंबर को देख के हैनिंग उस फ़ोन को छुपा लेता है। जाओ जिसू वो नंबर को देख लेता है और कहता है जाके बात कर लो। हैनिंग कुछ नहीं कहता है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। हैनिंग फ़ोन उठाता है तो कहता है हाँ केन, तुमने मुझे फ़ोन किया। केन कहता है भाई मैंने आपको कहा था ना कि मुझे मेरा सेल चेंज करना है, आप जानते हैं ना रोज़ाना कॉल नहीं कर सकता, 3 वीक में एक बार कॉल करने को मिलता है, तो प्लीज़ आ जाइए ना भाई और सेल चेंज करवा दीजिए। जो मेरे सेल में नया मेंबर आया है ना वो बहुत ही गंदा है, बहुत ही डिस्गस्टिंग बातें करता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। हैनिंग कहता है हाँ केन मैं आता हूँ, मैं आज ही जेल में आता हूँ और तुम्हारा सेल चेंज करवाता हूँ, तो हम टेंशन मत लो। केन स्माइल करता है और कहता है थैंक यू हैनिंग भाई, और ये कहते ही हैनिंग कॉल काट देता है। सॉरी कहा तो बट फ़ोन हैनिंग ने काटा था। हैनिंग टेबल पे वापस जाता है तो देखता है कि जाओ जिसू बहुत ही गुस्से में था। हैनिंग कुछ कहता उससे पहले जाओ जिसू बोल देता है मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे उस बेकार इंसान के बारे में कुछ नहीं सुनना है, तो प्लीज़ मेरे सामने कुछ मत बोलना, तुम्हारा जो रिश्ता है तुम निभाओ पर मेरे सामने कुछ मत बोलना। जाओ जिसू का गुस्सा देख के हैनिंग शांत हो जाता है और कहता है वो आज मुझे कहीं जाना है। जाओ जिसू बोलता है जहाँ जाना है चले जाओ, और ये कहते ही खाना भी नहीं खाता है और अपना वॉकर लेके वहाँ से चला जाता है। हैनिंग भी फिर खाना नहीं खा पाता है, उसे बहुत अजीब सा लग रहा होता है। हैनिंग मन में ही बोलता है जाओ सर कब आप अपने भाई से बात करेंगे। अब हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। हैनिंग जाओ के सामने ही खड़ा था बट जाओ कुछ नहीं बोल रहा होता है और वो अभी भी बहुत ही सीरियस रहता है। अब शाम हो जाता है। जाओ बोलता है मुझे वैन केजिंग के घर पे छोड़ दो। हैनिंग कहता है ठीक है, और हैनिंग जाओ को वैन केजिंग के घर पे छोड़ देता है और खुद केन के पास चला जाता है। जाओ वैन के पास जाता है और कहता है कैसे हो। वैन स्माइल करता है और कहता है मैं ठीक हूँ, कैसे आना हुआ तेरा। अपना जाओ से कहता है तुमसे मिलने आया हूँ। वैन केजिंग कहता है बड़ी अच्छी बात है, आ चल बैठ मेरे पास। अपना जाओ से कहता है हाँ ठीक है। अब जाओ जिसू वैन के पास जाके बैठ जाता है। अब वैन ना एक चिप्स खा रहा होता है। वैन केजिंग बोलता है तू खाएगा। अपना जाओ जिसू बोलता है नहीं तुम ही खाओ। अपना वैन बोलता है ठीक है। अपना जाओ जिसू फिर थोड़ा सा नर्वस था और वो बोलता है वैसे तुम सिगरेट पीना और पोर्न देखना छोड़ दिए हो। अपना वैन केजिंग बोलता है तुझे ये बात करना ज़रूरी था। जाओ बोलता है बस बोल दो प्लीज़। अपना वैन केजिंग बोलता है देख पोर्न देखना तो छोड़ दिया बट सिगरेट पीना इतना जल्दी नहीं छोड़ सकता, बट हाँ सुबह सुबह नहीं पीता, दिन में एक बार ही अपने दोस्तों के साथ, देख इतना जल्दी सब कुछ नहीं छूट सकता। अपना जाओ जिसू ये सुन के खुश हो जाता है। वैन केजिंग के लिप पे किस करता है, वही बाइट वाला। वैन केजिंग बोलता है ये क्या हुआ तुझे अचानक से। अपना जाओ से बोलता है मुझे बहुत खुशी है कि तुम पोर्न देखना छोड़ दिए, और मैं जानता हूँ सिगरेट की लत बुरी होती है, धीरे धीरे करके तुम छोड़ ही दोगे। आज एक हुआ है ना, फिर तुम्हारा होगा आधा, फिर आधा भी नहीं। अपना वैन स्माइल करता है और कहता है पागल कहीं का। अब जाओ जिसू स्माइल कर रहा होता है, फिर वो अपनी स्माइल रोकता है, अपने गाल को रफ करता है और कहता है वैसे कल तुम रो क्यों रहे थे, कल तुम्हें अचानक से क्या हो गया था।
वैन केजिंग ये सुनते ही चिप्स खाना छोड़ देता है और कहता है तुम्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें जो जानने की ज़रूरत थी मैंने तुम्हें वो बता दिया है, ठीक है। वैन केजिंग बहुत ही सीरियस था। ये देख के जाओ जिसु थोड़ा सा और सीरियस हो जाता है। वैन केजिंग फिर एक स्माइल करता है और कहता है सब कुछ जानने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है और मैं बताना भी नहीं चाहता। और ये कहते ही चिप्स वापस खाने लगता है। जाओ जिसु मन में बोलता है वैन केजिंग मुझे क्यों लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है, क्योंकि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब तुम रो रहे थे। अब कहानी शिफ्ट अपने हैनिंग पे होती है। हैनिंग किन के पास जाता है तो किन हैनिंग को गले लगा लेता है और कहता है थैंक यू भैया, मैं बहुत परेशान हो गया था उस न्यू मेंबर से, वो बहुत ही बकबक करता है और बहुत ही डिस्कस्टिंग बातें करता रहता है। अपना हैनिंग स्माइल करता है और किन के गाल पे हाथ फेरता है और कहता है अब मैं आ गया हूँ ना, अब मैं सेल चेंज करवा दूंगा और उससे पीटूंगा भी मेरे छोटे भाई को परेशान करने के लिए। किन मुस्कुराता है और कहता है नहीं, पीटने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो जाओ भाई आप पे बहुत गुस्सा हो जाएंगे। उन्हें तो पसंद भी नहीं कि आप मेरे से मिलने आए, फिर भी आप मेरे से मिलते हैं, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। केन के चेहरे पे एक वो दर्द वाली स्माइल थी। केन कहता है आज भी उन्होंने आपसे बात नहीं किया ना, जब उनको पता चला कि मैंने कॉल किया था। हैनिंग कहता है छोड़ो ना केन, मैं तुम्हारा सेल चेंज करवाने आया था ना, मैं चेंज करवाता हूँ। मैं भी यहाँ के ऑफिसर वांग से बोलता हूँ, वो तुम्हारा सेल चेंज कर देगा। अपना केन बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं, वांग तो आप पे लट्टू है ना। हैनिंग बोलता है चुप कर, मुझे लड़कियाँ पसंद है। अपना केन कहता है बट उसे तो लड़के पसंद है ना, और सबसे ज़्यादा आप। वो मुझे ना हमेशा आपके बारे में पूछता रहता है और आपको कॉल करने के लिए कभी कभी फ़ोन भी दे देता है, खुद का वाला। मतलब जब आपका नंबर चाहिए था ना उसे, तो उसने बोला था कि तू कॉल कर सकता है उसके पास, ऐसे बोला था। अपना हैनिंग किन के गालों को खींचता है और कहता है बदमाश तू नहीं सुधरेगा ना, तू बड़ा होता जा रहा है, अक्ल आ गए हैं बट फिर भी तू ऐसी बातें करता है। किन कहता है बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं मान सकता कि आपको वो पसंद नहीं करता, आप पे तो वो लड्डू है। अब हैनिंग कुछ और कहता बट वहाँ पे ऑफिसर वांग आ जाते हैं। वांग सीधा हैनिंग के पास जाते हैं और कहते हैं और नाइस टू मीट यू, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। अपना किन्ना हैनिंग को हल्का सा मारता है और इशारा करता है कि लो आ गया आपका। वांग कहता है मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं हैनिंग? हैनिंग कहता है मैं भी ठीक हूँ बट आप प्लीज़ मेरे किन का सेल चेंज कर दो, वो जो नया इसके पास जो आया है वो इसे बहुत परेशान करता है। अपना वांग किन से बोलता है तुम्हें परेशान करता है, तुमने मुझे बोला क्यों नहीं, क्यों अपने भाई को परेशान कर रहे हो? किन अजीब सा स्माइल करता है और कहता है आपसे बोला था बट आप चाहते थे कि हैनिंग आके बोले, तो आ गया हैनिंग, अब चेंज कर दो ना सेल मेरा। अब हैनिंग किन की तरफ ही देखने लगता है और वांग भी किन की तरफ देखने लगता है और खांसता है और कहता है बड़ा बदमाश है ये। हैनिंग कहता है मुझे पता है। किन अपनी एक आंख बंद करता है और जीभ निकालता है और कहता है जो भी हो। अब किन है ना जाओ के बारे में पूछने लग जाता है और वांग वहाँ से चला गया है। हैनिंग सारी बातें बता देता है जो हुआ है। किन बोलता है मेरे भाई सुगर डैडी बन गए, वो भी ऐसे व्यक्ति के हैं। अपना हैनिंग कहता है किन कहता है क्या नाम बताया था आपने? अपना हैनिंग कहता है वैन केजिंग। अपना किन कहता है वैन केजिंग, उसका सरनेम वैन है और उसका नाम केजिंग है ना। अपना हान कहता है क्या हुआ अचानक से? अपना किन कहता है वो जो नया सेल में मेंबर आया है ना, उसका नाम एलियाज है, वो हमेशा वैन केजिंग के बारे में ही बात करता था। ओह माय गॉड, मतलब जाओ भाई के बॉयफ्रेंड वैन केजिंग बना है। अब किन को इतना सीरियस देख के हैनिंग बोलता है क्या हुआ है मुझे बताओ तुम, वो क्या बातें करता है वैन केजिंग की जो तुम इतना सीरियस हो गए हो? किन कहता है बहुत ही बुरी, आप जानते नहीं उसने कितना कुछ बोला है, वो सबको वैन केजिंग के बारे में बताता रहता है, बहुत घटिया इंसान है वो, उसे अपने पहले बॉयफ्रेंड की कदर ही नहीं है, बहुत बेइज्जती करता है और बहुत ही अच्छी वो गरीब बातें करता रहता है और मेरे से तो खास कर, और मुझे गलत छूने की कोशिश भी करता है भाई। अपना हैनिंग कहता है मैं उससे मिलना जरूर चाहूँगा। किन कहता है बट दूसरों से मिलना मना है, अगर आप उसके कोई फैमिली मेम्बर नहीं हो तो आप मिल नहीं सकते, और उसको आए हुए 1 साल हो गए हैं, उसके लिए कोई भी उसका फैमिली मेम्बर नहीं आया है। अपना हैनिंग कहता है तुमने ही कहा था ना कि वांग मेरे पे लड्डू है, तो इतना तो बात मान ही लेगा। किन स्माइल करता है और कहता है
चला दो अपने हुस्न का जलवा। अपना हैन किन के बालों पे हल्का सा मारता और कहता है, मैं वो लड़की नहीं हूँ जो अपना जलवा चलाऊंगा। किन कहता है, उससे कम भी नहीं हो, मस्त आइटम हो आप। अपना किन के कान अपना हैनिंग खींच लेता है और कहता है, ज़्यादा बोलने लगे हो तुम। और किन कहता है, हाँ हाँ आप छोड़ दो मेरा कान। अब अपना हैनिंग वांग के पास जाता है और उससे कहता है कि एलियास से मिलने के लिए, बट वांग मना करता है कि किसी से भी मिलना अलाउ नहीं है, किसी को भी। बट अपना हैनिंग वांग के हाथ पकड़ लेता है और उसे बड़े प्यार से कहता है, प्लीज़ वांग सर मुझे मिलने दीजिए ना प्लीज़। वांग के दिल की धड़कनें तेज होने लगती है, वो हाथों पे ही देख रहा होता है। वांग कहता है, गलत मत समझिएगा बट आप मेरे साथ कॉफ़ी पे चलेंगे क्या? अपना हैन मन में कहता है, फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है बेटे उठा ले। हैनिंग कहता है, क्यों नहीं ज़रूर चलूँगा। वांग कहता है, तब आप उससे मिल सकते हैं। हैनिंग खुश हो जाता है। अब हमें एलियास को दिखाया जाता है जो एक जगह पे बैठा हुआ रहता है, मतलब वो उसी का सेल रहता है। अब उसके सेल में अपना हैनिंग घुसता है और कहता है, तुम्हारा नाम एलियास है ना? एलियास कहता है, मेरा नाम ही है। मेरे सेल में आके मेरा ही नाम पूछ रहा है। साले मेरे कपड़े पे नाम नहीं लिखा है क्या, एलियास? हैनिंग कहता है, वैसे तुम वैन को कैसे जानते हो? एलियास स्माइल करता और कहता है, वैसे तू बता, तू वैन को कैसे जानता है? और जो ये एलियास है ना, वो अपने वैन केसिंग का फर्स्ट बॉयफ्रेंड है। हैनिंग कुछ कहता उससे पहले एलियास कहता है, तू उसका नया बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना? तुझे प्लेजर मिलता होगा ना उससे? हाँ, बड़ा कमाल का था वो, उसके साथ करने में बहुत मज़ा आता था। मेरी ही मेहरबानी है, मैंने उसे बहुत कुछ सिखाया है। उसके वो दो। अब एलियास कुछ कहता उससे पहले हैनिंग एलियास के सीने पे बहुत तेज लात मारता है और कहता है, गटर के सूए अपने औकात में रहे। वैन केसिंग के बारे में कुछ भी गलत बोला तो तेरा गला काट दूंगा इसी सेल में, और इसी सेल में मैं जेल का कैदी बन के रहूँगा, समझा? एलियास स्माइल करता और कहता है, पक्का तू वैन का बॉयफ्रेंड है, तभी तू ऐसा गुस्सा हो रहा है। हाँ? कितना प्यार करता है ना, बट वो उस प्यार के लायक नहीं है। वो तो तुझसे एक ही चीज़ चाहेगा, हाँ सिर्फ सेक्स, सिर्फ सेक्स। अपना हैनिंग एलियास के सीने पे वापस लात मारता है और कहता है, देख कुत्ते, मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, समझा? अपना एलियास कहता है, तो क्या है, एक बिस्तर गर्म करने वाला? तो वही हो सकता है। नहीं नहीं, वो तो तेरा हो सकता है ना, क्योंकि उसकी आदत है। वैन केसिंग के बारे में बहुत बुरा बोल रहा होता है और हैनिंग और उसके रिश्ते को गलत बोल रहा होता है। हैनिंग वापस एलियास को बहुत तेज मुक्का मारता है और कहता है, सुन बे कुत्ते, मैं उसका भाई हूँ और मैं अपने भाइयों के बारे में कुछ नहीं सुन सकता हूँ। तमीज़ से बात कर और बता कि वैन केसिंग के साथ तूने क्या किया है। अभी हैनिंग ने इतना तेज़ एलियास को मुक्का मारा होता है ना कि एलियास का खून निकलने लगता है चेहरे से। वो कहता है, बताता हूँ, मुझे तो बड़ा शौक है वैन केसिंग के बारे में बताने का। बताऊँगा, ज़रूर बताऊँगा। अपना हैनिंग कहता है, तो ये गटर वाला मुँह जल्दी खोल। एलियास कहता है, ठीक है, बट मुझे क्या मिलेगा? मुझे कुछ तो चाहिए ना यार, फ्री में तो मैं कुछ ना बताऊँ। अपना हैनिंग कहता है, क्या चाहिए? पैसे चाहिए? जितना चाहिए, जेल से निकलेगा ना तो तेरे मुंह पे मारूंगा, अब बता। हैनिंग कहता है, ठीक है, 10 लाख दे देना और मैं वैन केसिंग के बारे में सब कुछ बता दूंगा। हैनिंग कहता है, 11 लाख देने के लिए तैयार हूँ, अब बता चुपचाप। एलियास कहता है, बताता हूँ। होठ के लगे हुए खून को साफ करने को बातें बताना स्टार्ट कर देता है। अब क्या बातें बताया है ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। अब हैनिंग को दिखाया जाता है जो वांग के पास आया होता है और बोलता है, थैंक यू, मैंने उससे बात कर लिया। अपना वांग हैन के हाथ में देखता है तो वहाँ पे खून लगा था। वांग कहता है, तुमने उसके साथ मारपीट की? तुम्हें पता है ना ये अलाउ नहीं है, किसी को पता चला हो तो मुझे काम से निकाल देंगे। अपना हैनिंग वांग को गले लगा लेता और कहता है, माफ़ करना बट उसने मुझे गुस्सा दिला दिया। और ये कहते ही दूर हो जाता और कहता है, कॉफ़ी पे कब चलना है? कल चले, शाम के 5 बजे चले। गले लगते ही वांग सब कुछ भूल जाता है और स्माइल करता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं कॉल करूँगा, तुम आना, मैं एड्रेस दे दूँगा। अपना हैनिंग स्माइल करता है और किन से लास्ट टाइम मिलता है और वहाँ से चला जाता है। अब हैनिंग जाओ को पिकअप करता है, घर पे ले जाता है। अपना हैनिंग कहता है, सर वो मुझे आपसे कुछ बात करना था। जाओ कहता है,
क्या बातें करना था? अपना हैनिंग बोलता है, आज वो मैं किन से मिलने गया था ना। हैनिंग कुछ कहता उससे पहले जाओ कह देता है, मुझे किन के बारे में कुछ नहीं सुनना है, मैं कितनी बार कह चुका हूँ हैनिंग। हैनिंग कहता है, बात तो सुनिए सर। बट अपना जाओ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। इसलिए हैनिंग फटाफट बोल देता है, मुझे पता चल गया है कि वैन केजिंग ऐसा क्यों है, वैन केजिंग रोता क्यों है, मुझे सब कुछ पता चल गया है। ये बात सुनते ही जाओ से बोलता है, पर कैसे? हैनिंग कहता है, वही तो आप नहीं सुन रहे थे। मैं आज किन से मिलने गया था ना, तो मुझे उसका सेल चेंज करवाना था, क्योंकि उसके सेल में कोई एलियास नाम का इंसान आया था जो उसे परेशान करता था, उसे गंदी गंदी बातें करता था। और जब मैं एलियास से मिला और किन को आपके बॉयफ्रेंड के बारे में बताया, तो किन ने बताया कि एलियास वैन को जानता है, वो उसका बॉयफ्रेंड है। ये सुनते ही जाओ एकदम शॉक हो जाता है। जाओ कहता है, क्या? हैनिंग कहता है, हाँ, और मुझे उससे बात करके पता चला कि वैन केजिंग को एक्चुअली में। जाओ से बोलता है, क्या हुआ है वैन केजिंग को? अपना हैन बोलता है, शुगर डैडी। जाओ कहता है, क्या मतलब? क्या मतलब है? ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार हो। वैन केजिंग के बारे में कुछ पता चलने वाला है, तो ना दिल थाम के बैठना। और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा ना, उसमें हमारे वैन केजिंग और स्टार्ट होती है एलियास से। जब एलियास 20 का था तब अपना वैन केजिंग सिर्फ 17 साल का था। एलियास ना वैन केजिंग का बहुत ही पीछा करता था ताकि वो उससे बॉयफ्रेंड बना सके, बट वैन केजिंग की एज नहीं थी, इसलिए वो हमेशा मना कर देता था कि मैं आपका बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता हूँ, मेरी एज नहीं है अभी इन सब प्यार व्यार के झमेलों में फंसने की। बट अपना एलियास कहता था कि एज, प्यार के लिए कोई एज नहीं होती, और वो वैन केजिंग के पीछे बहुत ही पड़ा रहता था। अपना एलियास वैन केजिंग से प्यार नहीं करता था, वो तो बस उसे बॉयफ्रेंड बनाना चाहता था, क्योंकि सब कहते थे कि वैन केजिंग स्कूल का सबसे खूबसूरत लड़का है। और अपना एलियास वहाँ पे ना ऐसे बस का काम करता था, बच्चों को छोड़ने नहीं जाते, उसका काम क्या करता था। तो जब सारे ही लड़कों ने बोला कि वैन केजिंग के पटाखे बताओ, और अपना एलियास थोड़ा सा गुंडा टाइप का है, ऐसे होते हैं ना ठरकी लोग, उनमें से हैं, तो वैन केजिंग को पटाने का रीज़न ये था कि उसके दोस्तों ने बोला था कि वैन केजिंग बहुत ही सुंदर है और उसको कोई भी प्रपोज करता है तो उसे मना कर देता है। इसलिए एलियास ये बताना चाहता था कि उससे कोई मना नहीं कर सकता, इसलिए वो वैन केजिंग के पीछे पड़ा रहता था, उसके लिए स्वीट स्वीट हरकतें करता था, उसको ना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए जो कुछ भी हो सकता था वो कर देता था। बट एक ही रीज़न के लिए, क्योंकि उसको अपने दोस्तों के सामने बताना था कि मुझे कोई भी मना नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। अब वैन केजिंग कितना भी था, भोला तो था ही ना, और उसे कहीं ना कहीं लड़के भी पसंद थे और उसे एलियास भी पसंद आता था, इसलिए उसने हाँ कह दिया था। बट जब एलियास वैन केजिंग का बॉयफ्रेंड बना तब एलियास 1 महीने तक तो उसके साथ कुछ ज़बरदस्ती नहीं किया, किस विस कुछ नहीं, बट दूसरे महीने में आते ही उसने उसको किस करना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे करके उसके साथ इंटीमेट होने की भी कोशिश की। बट वैन केजिंग हमेशा मना कर देता था। बट एलियास ने ना वैन केजिंग को इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार किया, इतना उसके लिए कुछ किया कि वैन केजिंग सबके लिए तैयार हो गया, सब चीज़ों के लिए। वैन केजिंग एलियास से आंख बंद करके प्यार करने लगा, मतलब उसके लिए एलियास ही सब कुछ था, उसके पेरेंट्स, उसका भाई, उसकी बहन, कोई उसके लिए कुछ नहीं था, बस एलियास उसके लिए इम्पोर्टेंट था, मोस्ट इम्पोर्टेंट उसके लिए एलियास ही था। अब जब वैन केजिंग एलियास के साथ इंटीमेट होने के लिए मान गया, बट वो कर नहीं पा रहा था, वो थक जा रहा था, उसे बहुत पेन हो रहा था, उसकी एज भी कहाँ थी अभी इन सब चीज़ों की। इसलिए वैन केजिंग अपने बेस्ट फ्रेंड फई के सामने सारी बात बताया, तो फई ने उसे समझाया, देख वैन, ऐसा नहीं होता है, अगर तू कंफर्टेबल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तेरे अंदर कमी है, तेरी एज भी नहीं है, मुझे तो लगता है कि तुझे ये सब नहीं करना चाहिए, बट मैं क्या ही बोल सकता हूँ। वैन कहता है, बट एलियास मेरे लिए बहुत कुछ करता है, मैं उसके लिए एक छोटी सी चीज़ नहीं कर सकता। फई बोलता है, छोटी सी चीज़? तुझे पता है ये कितनी बड़ी चीज़ है, इंटीमेट होना बहुत बड़ी बात है, और एक बॉयज़ के लिए, एक बॉयज़ से, वो तो बहुत बड़ी बात है। तुझे पता है बॉयज़ इंटीमेट में खासकर HIV का खतरा रहता है, बिना कॉन्डम के किया तो खतरा ही खतरा है यार, और तेरी एज अभी है कहाँ, और वो बंदा एज से ज़्यादा मांग रहा है तुझसे। वैन केजिंग कहता है, ऐसी बात नहीं है,
मैं ही नहीं कर पाता, मेरे में ही कुछ कमी है। अब वैन को लगने लगता है ना कि उसके अंदर ही कुछ कमी है। फाई उससे बहुत समझाता है बट बच्चे ऑलमोस्ट चूतिया ही होते हैं और वैन गेजिंग भी उसी बच्चों में से था, इसलिए उसको लगता था कि उसके अंदर कमी है और वो एलियास को खुश नहीं रख सकता है। अब एलियास भी इन सब चीज़ों से तंग आ गया था क्योंकि उसे तो चाहिए था सिर्फ इंटीमेट होना, वही वाइल्ड तरीके से, क्योंकि उसने बचपन से ही वाइल्डनेस ही देखा है। उसका जन्म कोठे पे हुआ है और कोठे पे तो यही होता है। वो लड़कियों की मजबूरी नहीं समझ पाया, वो लड़कियों का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाया, बट जो वहाँ पे आते हैं लड़कियों के साथ करने, उनका देख के ज़रूर सीख गया कि वाइल्डनेस ही चाहिए और ज़बरदस्ती हो तो भी चलेगा बट सेक्स मिलना चाहिए। अपना एलियास भी अनाथ ही है, उन कोठे वाली लड़कियों ने ही उन्हें पाला है और वो उन लड़कियों के लिए ग्राहक ला देता है और उनकी सारे काम कर देता है छोटे मोटे। वहाँ की औरतों ने ही उसको पढ़ाया है बट एलियास उनकी तकलीफ़ समझता ही नहीं है। वो समझता ही नहीं है कि लड़कियों को कितना दर्द होता है। वो तो बस वहाँ के आए हुए ग्राहकों का जानता है कि हमें चाहिए बस ये सब। एक बार कोठे पे एक मेंबर आता है जिसके हाथ से ना एक एम्बलप गिर जाता है और उसके अंदर एक सुई रहती है। सुई के एम्बलप पे लिखा रहता है कि शुगर, उसमें लिखा रहता है शुगर डैडी। अब एलियास वो उठाता है, उस ग्राहक को देता है और कहता है शुगर डैडी, यू मीन वो जो सौदा होता है वो वाला, बट दवाई से क्या कनेक्शन है? वो जो ग्राहक रहता है वो पिया हुआ रहता है। वो एलियास के शरीर पे हाथ रखता है और कहता है ऐसा वैसा शुगर डैडी नहीं है ये, इसको लगाने के बाद इंसान इतना हॉर्नी हो जाता है तू जानता नहीं है कितना मजा आता है। पता है ये सिर्फ डार्क वेब पे मिलता है, बहुत महंगा मिलता है, तेरी औकात नहीं है खरीदने की, बहुत महंगा होता है। एलियास उसकी तरफ देखता है और कहता है कितने की है ये? वो ग्राहक कहता है 1 लाख की। एक सुई 1 लाख की होती है, तेरे औकात से बाहर है बेटे, चला जाए यहाँ से। एलियास अपने जेब से 1 लाख निकाल देता है और उसके मुंह पे मार देता है और वो सुई ले लेता है शुगर डैडी वाला और कहता है जा तू यहाँ से, मेरे औकात और मैंने खरीद लिया है, जा अपनी कहीं जाके गांड मरवा। और ये कहते ही एलियास वहाँ से चला जाता है और वो बंदा पैसे लेके चला जाता है। वो नोटिस ही नहीं करता कि एलियास ने उसे गाली दी है। अब अगले दिन एलियास वैन केजिंग को जैसे तैसे करके वो शुगर डैडी वाला सुई लगवा देता है। वैन केजिंग भी मान जाता है और उस सुई लगाने के बाद वैन केजिंग को ऐसा ना इंटीमेट होने का बहुत मन करता है और उस सुई से सिर्फ आपको वाइल्ड सेक्स ही चाहिए होता है, नॉर्मल से होता ही नहीं है काम। अब एलियास को ये पता चल जाता है कि शुगर डैडी क्या काम करती है, इसलिए वो जब भी हो ना सुई लगा के ही करता था। अब इस दवाई की फ़ायदा तो है बट नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। फ़ायदा तो एक ही है कि आप इंटीमेट हो सकते हो, बट नुकसान बहुत ज़्यादा है कि आपको इंटीमेट होने का बहुत मन करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा। और वैन केजिंग को ओवरडोज दे दिया गया था, इसलिए ना उसको हमेशा मन करता था, हमेशा। और इस दवाई के कारण आज तक वैन केजिंग का यही है कि उसे इंटीमेट होने का मन करता है, अपने शरीर को वो कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए उसने सेक्स टॉय लिया है अपने लिए। अब जब वैन केजिंग 18 का हो जाता है ना, तब एलियास का मन वैन केजिंग से भर जाता है। उसे अब एक लड़की को डेट करना रहता है। वो वैन केजिंग को छोड़ना चाहता था बट वैन केजिंग एलियास से बहुत प्यार करता था और तो और उसकी आदत भी हो गई थी एलियास के साथ इंटीमेट होने की, उस शुगर डैडी के सुई की वजह से। अब एलियास साफ साफ बोल देता है उसे ब्रेकअप चाहिए, बट वैन केजिंग एलियास को बहुत कस के पकड़ लेता है, सब उसका पाँव पकड़ लेता है और कहता है मत छोड़ के जाओ, बट एलियास मानता ही नहीं है और छोड़ के चला जाता है। वैन केजिंग एलियास का बहुत इंतज़ार करता है और वो हमेशा रोता है। एक दिन उसको पता चलता है कि एलियास स्कूल में आया है और उस दिन वैन केजिंग ने छुट्टी ले रखी थी। ये खबर सुनते ही वैन केजिंग अपने घर से दौड़ता है एलियास से मिलने के लिए और वो दौड़ते दौड़ते एक पर्सन से टकरा जाता है
और उसकी फाइल ना पूरी नीचे गिरा देता है पेपर वेपर। वैन केजिंग के यही दिमाग में रहता है कि उसे फटाफट एलियास के पास जाना है, उसे एलियास से मिलना है और उस समय वैन केजिंग सोया होता है। वैन केजिंग फटाफट वो पेपर कलेक्ट करता है और उस पर्सन को देख लेता है, मतलब देता है और थोड़ा सा देखता है और वहाँ से चला जाता है। और वो पर्सन और कोई नहीं, अपना जाओ जिसू रहता है। अब एलियास को मिलने के लिए वैन केजिंग जाता है बट एलियास वहाँ से चला गया होता है। नेक्स्ट डे एलियास फई के घर पे आया होता है और कहा होता है कि वैन केजिंग को बोल देना कि मेरा पीछा ना करे और मुझे भूल जाए। और वैन केजिंग ने जितना भी एलियास को गिफ्ट दिया होता है ना, वो गिफ्ट फई को दे के चला जाता है। अब फई वैन केजिंग को बुलाता है और सारी बात बताता है तो वैन केजिंग बहुत रोने लगता है, उससे कुछ समझ में नहीं आता है। उसे वहाँ पे एक ब्लेड दिखता है और उस ब्लेड से अपने नस काट लेता है। अपना हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में बहुत सारे भीड़ जमा हो गई होती है क्योंकि वैन केजिंग के परिवार सबसे ऐसे है ना, कॉलोनी में एक परिवार जरूर ऐसी होती है जिसके बारे में बहुत खबर रहती है कि बहुत संस्कारी, बहुत अच्छी परिवार है। अब ये चीज़ होने के बाद में वैन केजिंग को बहुत कुछ सुनने को मिलता है। वैन केजिंग की फैमिली को बहुत कुछ सुनने को मिलता है कि तुम्हारे बेटे ने नस काट लिया, ऐसा क्या हुआ था, टॉर्चर करते हो क्या अपने बेटे को, बहुत कुछ सुनने को मिलता है। वैन केजिंग को भी अजीब सा लगने लगता है कि उसकी वजह से उसकी इतनी अच्छी खासी फैमिली के बारे में सब बुरी बुरी बातें बोल रहे हैं, इसलिए वैन केजिंग सिटी चेंज कर लेता है अपनी। अब वैन केजिंग अपना बहुत से बॉयफ्रेंड बनाता है, उन सबके साथ इंटीमेट होता है बट उससे वो प्लेजर कभी नहीं मिल पाता है जो उसका फर्स्ट बॉयफ्रेंड एलियास दिया करता था। अब सुगर डैडी सुई की वजह से ना अपने वैन केजिंग को सिर्फ वाइल्ड सेक्स ही चाहिए होता है, नॉर्मल से उसका कुछ होता ही नहीं है, उसकी लत लग गई होती है। वैन केजिंग बहुत से बॉयफ्रेंड बनाता है बट उससे किसी से भी वाइल्ड लीड पूरी ही नहीं होती है क्योंकि कोई भी वाइल्ड नहीं करता है। जानते हैं कि आपके पार्टनर को हर्ट होता है इसलिए कोई नहीं करता है, इसलिए वैन केजिंग को अक्सर लोग छोड़ के जाने की कोशिश करते हैं। वैन केजिंग जब खुश नहीं होता है ना तो वो खुद ही छोड़ देता है बट इस टाइम जो उसका ब्रेकअप हुआ रहता है ना, 21वां बॉयफ्रेंड जिसको जलाने के लिए वो वैन केजिंग अपने जाओ जिसू के साथ भी वो एक लौता पर्सन था जिसने वैन केजिंग को फर्स्ट में छोड़ा था क्योंकि वो जान गया था कि वैन केजिंग को सिर्फ वाइल्ड सेक्स चाहिए और वाइल्ड सेक्स के कारण वैन केजिंग के एनस से खून भी निकल जाता है, इसलिए उसने खुद ही वैन केजिंग को छोड़ दिया होता है। अब फ्लैशबैक खत्म, सारी बातें खत्म। हैनहिंग ने जाओ जिसू को सब कुछ बता दिया होता है। जाओ जिसू ये सुनते ही एक चेयर लेता है, उठा के फेंक देता है, वो चेयर पूरा टूट जाता है। जाओ जिसू गुस्से में बोलता है, एलियास मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा मैं तुझे। अब ना हैनहिंग अपने जाओ जिसू के पास जाता है और उसको संभालता है और कहता है, सर आप उठ कैसे सकते हैं, आपके पाँव में चोट लगा है। जाओ जिसू बोलता है, मुझे कुछ नहीं सुनना है, उसने मेरी वैन केजिंग की जिंदगी खराब कर दी, आज तक वो रोता है उस कमीने कुत्ते चूतिए की वजह से। अब ये फर्स्ट टाइम रहता है जब वैन केजिंग ने मतलब अपने जाओ जिसू ने किसी को गाली दिया होता है। अपना हैनहिंग भी काफ़ी ज़्यादा शॉक रहता है। जाओ जिसू कहता है, मैं उसे जान से मार दूंगा, मैं उसे पाहिश कर दूंगा, मैं उसको पल पल तड़पाऊंगा। अपना हैनहिंग जाओ को बहुत संभालता है बट अपना जाओ जिसू संभलता ही नहीं है। अब थोड़ी देर बाद वैन केजिंग का कॉल आता है जाओ के पास। जाओ उस कॉल को देख के थोड़ा सा आराम फील करता है, कॉल उठाता है और अपना सारा गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वैन केजिंग कहता है, और शुगर डैडी मैं थोड़ी देर क्या सोया, तू तो कल्टी मार लिया, चल चुपचाप इधर आ वीडियो गेम खेलते हैं। जाओ जिसू अभी भी गुस्से में था, उसकी सांसें अभी भी भर रही थी। वो कहता है, हाँ मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आवाज़ सुन के वैन केजिंग समझ जाता है कि जाओ जिसू गुस्से में है। अपना वैन केजिंग बोलता है, तो गुस्से में है तो गुस्सा भी करता है क्या, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, अब किसने फोन देख लिया, कौन सिगरेट पीता हुआ पकड़ गया तेरे सामने जो तू इतना है, चलना यार घर पे आ, तेरी याद आ रही है। अपना जाओ जिसू कहता है, मेरी याद आ रही है लाओ वैन। वैन कहता है, ऐसी वाली याद नहीं, तो रोमांटिक मत हो ज़्यादा, मुझे तो बस वीडियो गेम खेलने का मन हो रहा है, कोई पार्टनर नहीं है तो तुझे बुला लिया। फई और लवलेस बाहर गए हैं ना इसलिए। अपना जाओ जिसू कहता है, आता हूँ मेरे लव वैन, आई लव यू, तुमने बहुत कुछ सहा है। और ये कहते ही फ़ोन पे किस करता है और कॉल काट लेता है। अपना वैन केजिंग उधर बोलता है, बहुत कुछ सहा है और ये इतने प्यार से बात क्यों कर रहा था। अब अपना जाओ जिसू हैनिंग से बोलता है, मुझे वैन केजिंग के घर पे छोड़ दोगे। अपना हैनिंग कहता है,
ठीक है। अपना जाओ जिसु कहता है काम भी है। हैनिंग बोलता है क्या? जाओ जिसु बोलता है चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। हैनिंग कहता है ठीक है। अब थोड़ी देर बाद अपना जाओ वैन केजिंग के पास पहुँच जाता है और पहुँचते ही उसे गले लगा लेता है। अपना वैन बोलता है तुझे क्या हो गया, आते ही गले लगा लिया, बड़ा हॉनी हो रहा है, क्या तुझे मेरे साथ सेक्स करना है क्या? अपना जाओ जिसो बोलता है नहीं यार। अपना वैन हंसता और कहता है मुझे पता है तेरी वजह से मैं शरत हार गया। जाओ सो बोलता है शरत? कैसे शरत? वैन केजिंग बोलता है मैंने मन में ही कहा था कि तू 3 दिन के अंदर मेरे बाहों में लपटा रहेगा, मेरे साथ सेक्स करेगा, बट मैं हार गया, तूने नहीं किया। पहली बार मैं हारा हूँ। अब ना जाओ जिसो स्माइल करता है, वैन केजिंग के लिप पे जाकर उसको बाइट कर लेता है लिप पे। अपना वैन केजिंग तो शौक रहता है कि आज जाओ जिसो कुछ ज़्यादा ही लाइट मूड में है, कुछ ज़्यादा ही प्यार बरसा रहा है। अपना जाओसु कहता है तुम नहीं हारे हो, क्या है ना, मेरी जीत में तुम्हारी जीत है और तुम्हारी हार में मेरी हार है, तो मैं हारा हूँ तुम नहीं। अपना वैन केजिंग बोलता है ऐसी उल्टी जैसी बातें मत कर, ऐसा बात सुन के मुझे उल्टी आने लगती है। कोई कहता है ना तुम खा लो मेरा पेट भर जाएगा, मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे भरेगा। भाई पाइप कनेक्शन रखा है क्या? दोनों का पेट अलग है, तो तेरे खाने से मेरा पेट कैसे भरेगा और मेरे खाने से तेरा पेट कैसे भरेगा? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। तो ऐसे रोमांटिक बातें ना साइड में रख। अपना जाओ जिसो वैन केजिंग को बड़े प्यार से देखता है और धीरे से कहता है आई लव यू लव वैन। वैन सुन लेता है तो कहता है क्या कहा तूने? अपना जाओ जिसो कहता है कुछ नहीं। वैन कहता है नहीं तूने कुछ कहा। अपना जाओ जिसो बोलता है आई लव यू लव वैन, मैंने ये कहा। अपना वैन केजिंग स्माइल करता है और कहता है ये लव यू सब फेक होता है, मैं नहीं मानता, तो ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुझे कभी आई लव यू टू जाओ जिसो ऐसा कुछ कहूँगा। चलो वीडियो गेम खेलते हैं। अपना जाओ सो बोलता है क्यों नहीं, और अपना जाओ जिसो वैन के साथ वीडियो गेम खेलने लगता है। अब थोड़ी देर बाद अपना जाओ जिसो वैन से बोलता है तुम अपने फर्स्ट बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ बताना चाहते हो क्या? क्योंकि मैंने सुना है कि फर्स्ट बॉयफ्रेंड को बुलाए भी नहीं भूलता, तो तुम्हारे दिल में अभी भी वो है क्या? अभी जो जाओ जिसो है ना, उसने ये बात इसलिए छेड़ी होती है ताकि वैन केजिंग अपने बारे में कुछ बता सके। बट अपना वैन केजिंग कहता है देख तू मेरी लाइफ में ना ज़्यादा घुस मत। मैं बता देता हूँ कि मेरे 21 बॉयफ्रेंड रह चुके हैं और तू मेरा शुगर डैडी है, बॉयफ्रेंड के लिस्ट में तू मत आना, ठीक है? अपना जाओ जिसको स्माइल करता है और कहता है मैं कभी बॉयफ्रेंड के लिस्ट में आने वाला भी नहीं रहा। वैन केजिंग कहता है हाँ तू मान गया? मतलब सच्ची में? अच्छी बात है, तू शुगर डैडी बनने के लिए मान गया। तू जिद नहीं करेगा कि प्यार करो प्यार करो प्यार करो। अपना जाओ जिसको बोलता है प्यार के लिए जिद नहीं होता है, वैसे मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड की लिस्ट में क्यों आऊँ जब मैं तुम्हारा हस्बैंड बनने वाला हूँ। तो अभी जो वैन केजिंग और जाओ जिसको जो गेम खेल रहे होते हैं ना, उसमें वैन केजिंग हार जाता है इस वर्ड पे ही। अपना वैन केजिंग सख्त था और कहता है तो बड़ी अजीबोगरीब बातें कर रहा है, और ये कहते ही बेड पे लेटने चला जाता है। अब जो अपना जाओ जिसो रहता है ना, वो वैन केजिंग के पास आके उसको देखने ही लग जाता है। अपना वैन केजिंग बोलता है तो देखना बंद कर जाओ। अब जाओ तो अपनी नज़रें हटाने में से रहा नहीं, वो उसके और करीब चला जाता है और कहता है मैं तो देखूंगा, मैं अपने प्यारे लाओवेन को बड़े प्यार से देखूंगा। वैन केजिंग अजीब सा हंसता और कहता है बड़ा अजीब लग रहा है तू। जाओ जिसको कहता है कुछ भी हो मैं हूँ ऐसा, और ये कहते ही वैन केजिंग को कस के पकड़ लेता है। वैन केजिंग कहता है छोड़ मुझे। अपना जाओ जिसको कहता है नहीं मुझे तो तुम्हें पकड़ के ही सोना है। वैन केजिंग मना कर रहा होता है, बट जाओ जिसको बड़े बच्चों जैसा कर रहा होता है, इसलिए वैन केजिंग भी बोलता है ठीक है सो जा। अब वैन केजिंग ऐसा दिखा रहा होता है कि उसे बहुत गुस्सा आ रहा है, बट वो स्मरता है और ऐसा प्रिटेंड करता है कि गलती से हाथ पड़ गया है, बट वो जाओ जिसू के सर पे हाथ रख लेता है। और अब इस दिन के बाद से ना जाओ जिसू वैन केजिंग के लिए और भी प्रोटेक्टिव हो जाता है, उसे बहुत प्यार करता है, उसके लिए बहुत कुछ करता है, मतलब उसको ना हैप्पी रखने की कोशिश करता है, मतलब उसको ट्रू लव की फीलिंग दिलाने की कोशिश करता है। 1 महीने बीत गए होते हैं और अपना जाओ जिसू वैन के लिए सब कुछ करता है, प्यारी प्यारी बातें, उसके लिए खाना बनाना, उसको जो चाहिए वो करना,
और कभी भी उससे बिना पूछे उसे छूता भी नहीं है। किस कर लेता है बट उसने आज तक कभी भी ज़बरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश की ही नहीं है। इनफैक्ट वैन जब मांगता है ना, वो जब आज भी वैन केजिंग कभी कभी मांग लेता है बट अपना जाओ जिसू कभी नहीं देता है। जाओ जिसू वैन केजिंग के लिए दवाइयाँ भी लाया था जिस वजह से वो सिगरेट छोड़ सके। जाओ जिसू बिल्कुल भी वैन को पॉर्न देखने नहीं देता है, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहता है। उसके लिए बॉडीगार्ड भी रख रखा है, ड्राइवर बॉडीगार्ड सब है अब उसके पास। अपना वैन केजिंग एक बार बोलता है, तूने मेरे पास बॉडीगार्ड क्यों रखा है? तुझे बॉडीगार्ड की ज़्यादा ज़रूरत है, तू अमीर है, तू फेमस है, बट तूने मेरे पास क्यों रख रखा है? अपना जाओ जिसू वैन केजिंग के गाल घींचता है और कहता है, वो बॉडीगार्ड तो है बट वो जासूस भी है। तुम्हारी जासूसी करेंगे कि तुम कब कहाँ जाते हो, क्या करते हो। सिगरेट पिए तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम जानते हो ना कि मुझे सिगरेट से नफरत है, मैं बहुत गुस्सा हो जाता हूँ। अपना वैन केजिंग कहता है, गाल छोड़, मैं बच्चा नहीं हूँ। जाओ जिसू कहता है, मेरे से बड़ा भी नहीं है तू। और ये तू वर्ड सुन के वैन केजिंग की आंखें खुली हो जाती है और वो कहता है, तूने मुझे तू बोला? लाइक लिटरली में तू भी ऐसा वर्ड इस्तेमाल कर सकता है क्या? जाओ जिसू बोलता है, कर सकता हूँ बट मैं करना नहीं चाहता। जैसे तुम्हें कोई पसंद आता है, तुम आपको किसी को अपना मानते हो ना, तो तुम बोलना या फिर तू बोलना ज़्यादा प्रेफर करते हो। बट मैं जिसे अपना मानता हूँ ना, मैं उससे आप बोलना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। सबका अलग अलग होता है ना, इसलिए मैं तुम्हें आप बोलता हूँ, नहीं तो तुम तू मैं बोल सकता हूँ, मैं भी बदतमीजी में आ सकता हूँ। वैन केजिंग बोलता है, विश्वास तो नहीं होता बट ठीक है। अब गाइस कमेंट में बताना कि आप ना तू बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर तुम या फिर आप। बैक टू स्टोरी। अपना हैनिंग ऑफिस में ही रहता है और जाओ जिसू बैठा हुआ रहता है चेयर पे। जाओ जिसू हैनिंग से बोलता है, तुमने उस शुगर डैडी दवाई के बारे में पता लगाया, वो मिला क्या तुम्हें? अपना हैनिंग बोलता है, नहीं मिला, बहुत सर्च किया बट नहीं मिला। डार्क वेब पे जाना बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही हार्मफुल है। मैं कोई पर्सन ढूंढ रहा हूँ जो डार्क वेब से मुझे वो गोली दे सके, वो इंजेक्शन दे सके, बट मुझे कोई नहीं मिल रहा। अपना जाओ जिसू कहता है, वैसे जो मैंने बोला था वो काम तुम कर तो रहे हो ना? हैनिंग कहता है, हाँ सर, कल तक हो जाएगा, आप टेंशन मत कीजिए। अपना जाओ जिसू कहता है एक स्माइल के साथ, ठीक है तो कल वो दवाई भी हमें मिल जाएगा। अपना हैनिंग कहता है, मतलब? जाओ जिसू कहता है, देखते जाना ना क्या मतलब है, और अभी के लिए इतना ही। देखते हैं कि जाओ जिसू का मतलब क्या है और वो शुगर डैडी दवाई का जाओ जिसू करेगा क्या, देखना तो बनता है ना। और अपने जाओ जिसू ने क्या काम बोला है हैनिंग को करने के लिए, ये सब जानना है ना बिना किसी बकवास के। अब तक आपने देखा है कि अपने जाओ जिसू को वैन केजिंग के पहले बॉयफ्रेंड के बारे में पता चल गया था और वैन केजिंग रोता क्यों है, वो उस समय क्यों रो रहा था, ये भी पता चल ही गया था उसे। अभी ना हमारे जो जाओ जिसू है ना, उसने हैनिंग को कुछ काम बताया है और वो क्या काम बताया है ये तो हमें कहानी में ही पता चलेगा ना। तो मैं तो कहानी स्टार्ट कर रही हूँ बट आप इसका पहले वाला पार्ट देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहानी में बसड़ क्या चल रहा है। कहानी स्टार्ट होती है एलियास से। एलियास अपने सेल में बैठा हुआ था, तभी एक पुलिस वाला आता है जो कहता है, तुम्हें आज़ादी मिल गई है, तुम जा सकते हो। एलियास कहता है, क्या मैं जा सकता हूँ? बट मेरी बेल किसने करवाई है और मुझे आज़ादी मिली कैसे? वो पुलिस वाला बोलता है, मुझे कुछ नहीं पता, बाहर एक कार आई है तुझे लेने के लिए, चुपचाप निकल जाए यहाँ से, नहीं तो सड़ता रहे यहाँ पे। एलियास कुछ नहीं कहता है, एलियास को उसके नॉर्मल ड्रेस दे देते हैं। एलियास वो ड्रेस पहन के कार के अंदर बैठ जाता है। कार के ड्राइवर का चेहरा दिखाया नहीं जाता है अभी। एलियास कहता है, तुम्हें किसने भेजा है? बट वो ड्राइवर कोई जवाब नहीं देता है, कार चलाने लगता है। एलियास उससे बहुत बोल रहा होता है बट ड्राइवर कुछ जवाब नहीं दे रहा होता है। अब जो ड्राइवर है ना, एलियास को एक सुनसान जगह पे ले जाने लगता है। अपना एलियास बोलता है, तू कहाँ ले जा रहा है मुझे, और तू कुछ बता। अब फाइनली वो ड्राइवर अपने चेहरे का मास्क हटाता है, टोपी खोलता है और कहता है, क्यों नहीं, सब बताएंगे, सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा जो होता है। और वो पर्सन और कोई नहीं, जाओ जिसू था। जाओ जिसू एलियास की तरफ देखता है और कहता है, कितना हरामी चेहरा है ना, उतना हरामी दिमाग भी है, चल तेरी मौत तुझे बुला रही है। एलियास कहता है, तू कौन है तू, और इस तरीके से बात करने की हिम्मत कैसे हुई, और मुझे रिहाई किसने दिलाई है, बताओ मुझे।
अपना जाओ जिसु कहता है मैंने ही दिलाई है तेरे मौत के लिए। एलियास को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। एलियास कार खोलना चाहता था बट अपने जाओ जिसु ने कार को लॉक कर दिया था। एलियास बोलता है तू छोड़ता है या फिर नहीं। वैन गेजिंग बोलता है अरे तुझे तो पूरी दुनिया ही छोड़नी है, मैं छोड़ के क्या ही करूँगा। एलियास को गुस्सा आता है और वो जाओ जिसु का गला पकड़ लेता है पीछे से ही। जाओ जिसु भी बहुत ही दिमाग वाला था, उसने एक गन हायर की होती है। जाओ जिसु उस गन को दिखाता और कहता है चुपचाप चल ले बेटे, नहीं तो कार में ही उड़ा डालूंगा। एलियास भी फिर कुछ नहीं कहता है, अपने दोनों हाथों को पीछे कर लेता है और डरा सहमा बैठा हुआ रहता है। अब अपना वैन गेजिंग एक सुनसान जगह पे ले जाता है जहाँ पे एक ही फैक्ट्री था। जाओ जिसु ले जाता है। अब वहाँ पे ना हैनिंग खड़ा था। एलियास हैनिंग को देखते ही हंसने लगता है और कहता है तुम मुझे मारना चाहते हो वैन गेजिंग की वजह से। ये वही लड़का है ना, इसने बोला था कि पैसे देगा बट ये तो मुझे मौत देना चाहता है। अपना जाओ जिसु बोलता है ना, पैसे से क्या करेगा, मॉक्स ले ले, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब हैनिंग आता है और उसका कॉलर पकड़ता है और उस फैक्ट्री के अंदर ले जाता है। फैक्ट्री में बहुत सारे बंदे रहते हैं। जाओ जिसु ने बहुत ही बंदों को हायर किया होता है और उस बंदों के बीच में अपना ये भाई भी रहता है जो बड़े ही स्वैग से, बहुत वो बड़ी वाली बंदूक रहती है ना, नाइकी 47 ऐसा ही कुछ बंदूक का नाम है, 47 नाम जरूर है। वो बंदूक लेके अपना ये भाई खड़ा था और सारे लोगों के पास बंदूक ही थी। अपना एलियास बोलता है एक बंदों को मारने के लिए इतने सारे लोग, यार क्या गजब है। अब वहाँ पे ना एक डॉक्टर भी बैठा हुआ है, व्हाइट कोट पहना हुआ, अच्छा लग रहा होता है वो डॉक्टर। और वो डॉक्टर अपने मजबूरियत आपकी प्यार वाली ही है। डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर का नाम हन था, जो भूल गया कोई बात नहीं, पर जो याद रखा है पक्का मजबूरियत आपकी प्यार की के बड़े वाले फैन हो आप। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं, बकवास बहुत कर लिया। एलियास कहता है तूने डॉक्टर को क्यों बुलाया है यार? जाओ जिसु कुछ नहीं कहता है, कुर्सी पे बैठ जाता है और कहता है देख मैं ना तुझे बख्श दूंगा पर तू मुझे बता कि शुगर डैडी दवाई कहाँ मिलेगी, तू मुझे वो ला के दे। वो बंदा हंसता है, एलियास हंसता है और कहता है तुझे वो दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है, वैन गेजिंग को इतना मिल चुका है ना कि वो तो जिंदगी भर भूल ही नहीं पाएगा। अपना जाओ जिसु बोलता है तो अपनी ज्ञान मत बांट, मुझे उसका एंटीडोट बनाना है इसलिए मुझे चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तेरी तरह घटिया इंसान नहीं हूँ। वो बोलता है, एलियास बोलता है घटिया हूँ मैं, घटिया, और ये घटिया इंसान तुम्हें वो दवाई नहीं देगा। अपना जाओ जिसु वैसे तो बहुत ही नाइस पर्सन है, बहुत पोलाइट, बट वो अभी एलियास के पास जाता है और उसके मेन पार्ट पे बहुत तेज मारता है और कहता है अपनी ये बेहुदा हंसी ना अपने गांड में घुसाड़ ले, चुपचाप दवाई दे, मुझे जितने पैसे चाहिए ना मैं उतना दूंगा। अपना वो बोलता है एलियास नहीं चाहिए मुझे पैसे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पता है कि तू मुझे मार ही डालेगा, तो मैं क्या करूँगा उस पैसे के? ऊपर ले जाके अचार डालना है क्या मुझे? नहीं, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, बट मैं वो दवाई तुझे नहीं दूंगा, ये याद रखना। जाओ जिसु कहता है तुझे क्या लगता है मैं तुझे इतना जल्दी मरने दूंगा? बिल्कुल नहीं, मैं किसी को मारना नहीं चाहता, मैं किसी पे ऐसा ना किसी को मार के अपने ऊपर इल्जाम, मैं तो तुझे जीने दूंगा एक बहुत प्यारी जिंदगी। अपना जाओ जिसु एक अजीब सा स्माइल करता है। जाओ जिसु कहता है चल तू तो मुझे बताएगा नहीं, तो चलो तेरा काम करते हैं। और जाओ जिसु डॉक्टर को इशारा करते हैं। डॉक्टर हन उस पर्सन के पास जाते हैं। वो बंदा कहता है हे दूर रहना मेरे से, एलियास कह रहा होता है। वैन गेजिंग बोलता है पकड़ो इसके हाथ पाँव। अब सारे बंदे आके उसका हाथ पाँव पकड़ लेते हैं। अपना ये भाई मजे से बैठ के देख रहा होता है ये सब। अब डॉक्टर हन एलियास के पैंट खोलने लगते हैं। एलियास चिल्ला रहा होता है क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे, छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम? अपना जाओ जिसु कहता है तेरी चिड़िया उड़ा रहे हैं, बहुत शौक है ना दूसरों की जिंदगी के साथ खेलने का, तो हम तेरे साथ खेल रहे हैं छोटा सा गेम, बहुत मजा आएगा तेरी जब चिड़िया उड़ेगी तो। नहीं था ये भाई हैनिंग से कहता है जाओ जिसु पागल नहीं लग रहा है क्या अभी? हैनिंग कहता है कब से पागल है सर, कब से इसकी बेल की अपील करने जा रहे थे, इसका बेल मैंने ही दिलवाया है। अब जो जाओ जिसु ने हैनिंग को काम बताया होता है ना, वो यही काम बताया होता है कि एलियास को जेल से निकालना। अब एलियास डर के बोलता है मेरे घर में ना वो दवाई पड़ी है, वो बहुत सारी पड़ी है, जाके ले लो,
पैसे की भी जरूरत नहीं है, मुझे मारना है ना मार दो, बट ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अगर किसी को समझ में नहीं आया ना कि चिड़िया उड़ाने की क्या बात चल रही है, तो अपना जाओ जिसू है ना एलियास के पीनस काटना चाहता था। अपना जाओ जिसू एक ईवल सी स्माइल देता है और एलियास के पास जाके बैठ जाता है और कहता है घर का एड्रेस। अब एलियास पूरा घर का एड्रेस बता देता है, चाबी कहाँ पे रखा है ये भी बता देता है। अब जाओ जिसू इशारा करता है हैनिंग को। हैनिंग कहता है ठीक है। हैनिंग किसी को फोन करता है और एलियास के घर से वो दवाई लिखवा लेता है। दवाई मिलते ही अपना जाओ जिसू कहता है एलियास से धन्यवाद, मैं तुझे नहीं मारूंगा, बट चिड़िया तो उड़ेगी तेरी। एलियास गाली दे रहा होता है जाओ जिसू को कि कमीने, चूतिए, मादरचोद, छोड़ मुझे, एक बार छोड़ के तो बता, मैं देखता हूँ तेरी जो हालत करूंगा ना तो सोच भी नहीं पाएगा। अपना जाओ जिसू कहता है क्यों नहीं, देखते हैं तो मेरी क्या हालत करेगा। जाओ जिसू इशारा करता है ना तो सारे लोग उसको छोड़ देते हैं। वो एलियास उठ जाता है, जाओ जिसू को मारने के लिए तैयार रहता है और एक पंच भी मारने वाला रहता है, बट अपना जाओ जिसू एलियास का पंच रोक लेता है और उसके मेन पार्ट पे इतना तेज मारता है और उसके पाँव में अपना पाँव फंसा के उसे नीचे गिरा देता है। एलियास बहुत लड़ने की कोशिश करता है, बट अपना जाओ जिसू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, बट एलियास भी जाओ जिसू को हार्म कर देता है। एलियास जैसे ही जाओ को मारता है ना, सारे पर्सन जाओ को बचाने आते हैं, बट जाओ जिसू इशारा करता है और कहता है कोई नहीं आएगा, ये तो मेरा ही शिकार है। और ये कहते ही वो एलियास को बहुत बुरी तरीके से मारता है। एलियास के पूरा चेहरा ब्लड हो गया होता है। एलियास ने जाओ के चेहरे से बस इतना सा खून निकाला होता है होठ के पास से, और अपने जाओ जिसू ने उसको पूरा खून से ही लघु रूहान कर दिया था। जाओ जिसू एलियास के पास जाता है, एलियास अभी नीचे गिरा हुआ था, बाल पकड़ता है और कहता है तूने बहुत गलत किया है वैन केसिंग के साथ ये करके, मैं तुझे मारूंगा नहीं पर तुझे दिल जरूर तड़ पाऊंगा। तुझे शौक है ना किसी के साथ इंटीमेट होने का, जब तेरे पास वही नहीं रहेगा तो तू करेगा कैसे? हाँ, अगर तू हाथ से करना स्टार्ट कर दिया ना तो मैं तेरा हाथ भी कटवा दूंगा। और ये कहते ही डॉक्टर हान को इशारा करता है और हान उनके मतलब एलियास के पीनस को काट देते हैं। अब वह जाओ जिसू एलियास को एक सुनसान जगह पे फेंकवा देता है और खुद नहा धोआ के वैन केसिंग के पास चला जाता है। अभी जाओ जिसू वैन केसिंग के पास गया होता है और अपना हैनिंग और ये भाई जाओ के घर पे ही रहते हैं। ये भाई कहता है मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि जाओ जिसू ऐसा करेगा। हैनिंग कहता है मैं भी नहीं सोच सकता था, बट इन्होंने तो आज साइको वाला काम कर दिया। ये भाई कहते हैं दोस्त किसका है, मेरा है ना, ऐसी हरकत करेगा ही यार, कितना कूल था ना, मैं भी किसी का कटवाना चाहता हूँ। हैनिंग बोलता है हाँ पता नहीं इसको कितना दर्द हो रहा होगा, बट मज़ा भी आ गया, बहुत अनसंड बोलता है वो। ये भाई और हैनिंग अभी उसकी ना एलियास की खिल्ली उड़ा रहे होते हैं, मजाक उड़ा रहे होते हैं। अभी जो अपना जाओ जिसू है वो वैन केसिंग के घर पे पहुंच जाता है। अभी जो जाओ जिसू के होठ पे चोट लगी थी ना, वो ऐसी लग रही थी कि किसी ने उसके लिप पे बाइट कर दिया है। अब अपना जाओ जिसू अपने वैन केसिंग के पास जाता है और कहता है कैसे हो तुम? अपना वैन केसिंग कहता है ठीक हो। अभी वैन केसिंग ने जाओ के चेहरे पे देखा नहीं था, पर जैसे ही वैन केसिंग जाओ के चेहरे पे देखता है गुस्सा हो जाता है और वो कहता है ये होठ पे निशान कैसे है, किसने किस किया है तुम्हें, बताओ मुझे। जाओ जिसू पहले टच करता है और फिर उसको याद आता है कि मार पड़ने से उसके होठ पे कट लग गया है। जाओ जिसू बोलने वाला था कि लड़ाई हो गई, बट वो वैन केसिंग का गुस्सा देख के और थोड़ी सी जेलसीपन देख के स्माइल करता है मन ही मन, फिर अपनी हंसी छुपा लेता है और कहता है वो एक लड़की ने मुझे किस कर दिया, मना बहुत किया बट सडनली आके किस कर दिया यार, क्या करता मैं। अपने वैन केसिंग को ना अभी जेलसी फील हो रहा होता है। वैन केसिंग कहता है ओह सडनली आके किस कर दिया। जाओ जिसू कहता है हाँ तुम ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हो, तुम्हें जेलसी फील हो रही है क्या, पर तुम तो मेरे से प्यार नहीं करते हो ना, तो फिर ऐसा क्यों। वैन केसिंग कहता है नहीं मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, बट जाओ जिसू सब जानता है कि वैन केसिंग को क्या हो रहा है क्या नहीं। वैन केसिंग कहता है वैसे वो कुतिया कौन थी। फिर जाओ जिसू जब देखता है तो वैन केसिंग कहता है ओ सॉरी वो लड़की कौन थी जिसने तुम्हें किस किया। जाओ जिसू कहता है वो मेरे कपड़ों की एक मॉडल थी, उसने कर दिया, आज फोटोशूट हो रहा था ना। बोलता है उस मॉडल का नाम इंस्टाग्राम कुछ है क्या। जाओ जिसू बोलता है उस मॉडल का नाम साओ है, बहुत अच्छी मॉडल है। अभी ना जाओ के पास साओ नाम की एक रियल में मॉडल है और उसने उसका ही नाम बता दिया होता है। वैन केसिंग कहता है मैं मिलना चाहता हूँ उससे, मिल सकता हूँ क्या।
जाओ जिसको कहता है तुम अचानक से ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हो, ऐसा अजीब सा रिएक्ट पहली बार तुम्हें देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जेलसी हो रही है। वैन केजिंग कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे जेलसी फील नहीं हो रही, कतई ही नहीं हो रही। जाओ जिसको कहता है ठीक है तो चलता है। वैन केजिंग कहता है मुझे मॉडल से मिलना है अपना। जाओ जिसको कहता है सॉरी वो बिज़ी रहती है इसलिए आ नहीं सकती। वैन केजिंग भी कुछ नहीं कह पाता है, बट वो जब भी जाओ से बात करता है ना हमेशा बीच में कहता है साओ से मिलना है, साओ से मिलना है, बट जाओ जिसू हमेशा बात को चेंज कर देता है। जाओ जिसू ना नाइट में वहाँ से चला जाता है। जाओ जिसू के जाते ही वैन केजिंग अपना फ़ोन खोल लेता है और उसकी आईडी पे चेक करने लगता है कि साओ नाम की कोई है। अभी वैन केजिंग ने ना एक फेक आईडी बनाई हुई होती है और फेक आईडी से जाओ जिसू के आईडी को फॉलो करता है, फिर उसके जो क्लोथिंग वाली आईडी है उससे फॉलो करता है और क्लोथिंग वाली आईडी के फॉलोवर लिस्ट से उस मॉडल को भी ढूंढ लेता है, साओ को भी ढूंढ लेता है और साओ को भी फॉलो कर लेता है। अब उसने तीनों को फॉलो कर रखा था और वो साओ के लाइक्स देखा जा रहा था जो वैन जाओ के आईडी से तो नहीं है, बट जाओ की क्लोथिंग वाली आईडी से लाइक है साओ को और कमेंट भी है। बट एक फ़ोटो उसको ऐसा मिल जाता है बहुत ही नीचे जिसमें अपने जाओ जिसू ने साओ की वीडियो पे लाइक किया है और कमेंट भी किया है कि ब्यूटीफुल वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर यू न्यू जर्नी। और वो वीडियो है ना शॉर्ट ब्लॉगिंग का वीडियो रहता है। अपना वैन केजिंग गुस्सा हो जाता है और कहता है ऑल द बेस्ट फॉर न्यू जर्नी, बताता हूँ मैं साओ को। अब वैन केजिंग जैसे तैसे करके साओ की फैन ग्रुप में घुस जाता है और आप जानते हैं कि फैन ग्रुप में बहुत सी डिटेल होते हैं, तो एक पर्सन वैन केजिंग को डिटेल दे देता है कि साओ की एक शूटिंग है जेड क्लोथिंग की इस 14 तारीख को। अपना वैन केजिंग डेट को देखता है तो अभी सिर्फ 2 हुए थे, मतलब 2 तारीख था, 14 तारीख को टाइम। वैन केजिंग कहता है उस साओ से तो मैं मिल के रहूंगा। हिम्मत कैसे हुई जाओ जिसू को किस करने की, जबरदस्ती उस कुतिया की तो मैं गला दबा दूंगा। और ये कहते ही फोन रख देता है। अब 14 तारीख हो जाती है और वैन आ जाता है अपने जाओ जिसू के ऑफिस में। वैन केजिंग को अचानक से देख के जाओ जिसू शॉक रहता है क्योंकि वैन केजिंग इन दिनों ऑफिस नहीं आ रहा था। जाओ जिसू कहता है लाओ वैन, बड़े दिनों बाद। अपना वैन केजिंग कहता है ओ तुम्हारे खास मोमेंट में मैं खलल डाल रहा हूँ क्या, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने आके, हाँ कोई स्पेशल मेहमान आने वाला था क्या। अभी वैन केजिंग बहुत ही ओवर रिएक्ट कर रहा होता है। जाओ जिसू बोलता है तुम्हें अचानक से क्या हो गया, मैंने तो नहीं कहा कि कोई आने वाला है, मैंने तो कुछ ऐसा नहीं। अपना वैन केजिंग गुस्से में मुंह फुला लेता और कहता है थैंक यू गाओ चोन को मेरे बारे में बताने के लिए, इसलिए उसने मुझे आज आने से रोका नहीं तो हमेशा रोक देता है। और ये कहते ही ऑफिस से बाहर जाने लगता है। वैन जाओ बोलता है कहाँ जा रहे हो लाओ। वैन बोलता है तुम्हें क्या करना है, ये ऑफिस तुम्हारा है तो मेरा भी हुआ ना, मैं अपने बॉयफ्रेंड के ऑफिस में हूँ तो मैं घूम सकता हूँ। और ये कहते ही जाने लगता है। अपने वैन केजिंग ने जाओ जिसू को फर्स्ट टाइम बॉयफ्रेंड बोला होता है, नहीं तो अक्सर सुगर डैडी करता रहता है। ये सुन के जाओ जिसू को थोड़ी सी खुशी मिलती है कि वैन केजिंग ने उसे कभी तो बॉयफ्रेंड बोला। अब अपना वैन केजिंग है ना और जाता है सीधा फोटोशूट वाले एरिया में। वैन केजिंग देखता है कि उस समय साओ का ही फोटोशूट हुआ जा रहा था और साओ बड़े ही डिजाइनर पोज दे रही होती है, मतलब बहुत अच्छे पोज दे रही होती है। वैन केजिंग उसको देखता है और मन में ही कहता है बड़ा शौक है ना किसी के बॉयफ्रेंड को जबरदस्ती किस करने का, तो गई बेटी रुक आज मेरे हाथ से। अब जब फोटोशूट खत्म हो जाता है ना और साओ जब ड्रेसिंग चेंज करने जा रही होती है तभी वैन केजिंग बीच में आ जाता है और कहता है हिम्मत कैसे हुई अपने बॉस को किस करने की। साओ कहती है क्या मतलब। वैन केजिंग कहता है तुमने साओ जिसू को किस क्यों किया, जबरदस्ती, शर्म नहीं आती तुम्हें, किसी भी लड़कों को किस कर लेते हो, बेशर्म हो क्या एकदम। पता है लड़कियां बहुत अच्छी होती है बट तुम एकदम बेकार हो। अपनी साओ गुस्से में कहती है ओ हेलो क्या कह रहे हो तुम, मैंने किसी किस किया। वैन केजिंग कहता है बड़े भोले बन रहे हो। अब वैन केजिंग है ना वहाँ पे पूरा बखेड़ा खड़ा कर देता है। सब वैन केजिंग का चिल्लाना और साओ का भी चिल्लाना देख रहे होते हैं क्योंकि साओ भी एकदम धाकड़ थी, वो एकदम बॉयज की तरह लड़ रही होती है। और अब वैन केजिंग और साओ दोनों के दोनों गालियों पे उतर गए होते हैं और साओ ऐसी ऐसी गालियाँ दे रही होती है कि वैन केजिंग भी नहीं दे पा रहा था। वैन केजिंग कहता है कुछ भी कर ले पर तूने अपने बॉस को किस तो किया है ना। साओ बोलती है अबे बीएल मैंने कुछ नहीं किया है। अपना वैन केजिंग शांत हो जाता है और कहता है बीएल यानी बॉयज लव। साओ कहती है नहीं बाप का लंड मुंह में ले ले, कुत्ते कब से कह रही हूँ मैंने कुछ नहीं किया है फिर भी तू मेरे पे क्यों चढ़ा जा रहा है,
मैनर्स नाम की चीज नहीं है, इतने बड़े ऑफिस में एकदम टपोरियों की तरह लड़ रहा है। अपना वैन कहता है तू भी तो आ गई ना मेरी औकात पे। अब इन दोनों की लड़ाई के बारे में ना पूरी जगह पे बात फैल गई होती है और सब अपना काम छोड़कर उन दोनों की लड़ाई देख रहे होते हैं। और सॉरी, कुकर की सीटी बज गई ना, मैं खाना बना रही हूँ, रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ साथ में, 2 काम एक साथ में करने के लिए सॉरी, बट रिकॉर्डिंग का टाइम ही नहीं मिलता मुझे, तो थोड़ा एडजस्ट कर लो, अब नहीं आएगी। अब साव कहती है अबे चूती है तू, एक नंबर का ना बकलोल इंसान है, मैं लेस्बियन हूँ, मुझे बॉयज पसंद ही नहीं है, तो मैं साउ सर को किस क्यों करूंगी, वैसे मैं उनको भाई की तरह मानती हूँ, और मेरी गर्लफ्रेंड ना यहीं पे खड़ी है। अब एक लड़की ना साउ की फोटो शूट कर रही होती है ना, उसे अपने पास लाती है और कहती है इसका नाम लू है, लू वो, और ये मेरी गर्लफ्रेंड है, 5 साल से इसके साथ रिलेशनशिप में हूँ और अब मैं इसको चीट करूंगी, बिल्कुल नहीं। वैन केसिंग एकदम हैरान, वो तो कुछ कह ही नहीं पाता। अपना जाओ जिसू आता और कहता है कुछ गलत फहमी हो गई होगी, मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ करो, और ये कहते ही वैन केसिंग को ऑफिस में ले जाने लगता है। अब अपना वैन केसिंग जाओ से बोलता है ये क्या हुआ, तुमने कहा था कि उसने तुम्हें किस किया है, बट वो तो लेस्बियन है, उससे लड़के पसंद ही नहीं है, और उसने तो तुझे भाई बोला, तो तुझे कैसे किस करेगी। वो अपना जाओ से कहता है झूठ बोला था, उस दिन मुझे किसी ने मारा था इसलिए ऐसी कट लगी हुई थी। अब मारने की बात सुन के वैन केसिंग बोलता है किसने मारा, किसकी इतनी औकात जो तुझे मार रहा है, तू बता मुझे, मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। अब ना जाओ जिसू वैन को गले लगा लेता है, उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है बस करो, इतना गुस्सा मत हो, वो जेल में है अभी। अब ना वैन केसिंग बोलता है तो अब ठीक है। वैन केसिंग बहुत ही क्यूट फेस बनाया हुआ रहता है, जाओ उसके चेहरे पे देखता है और कहता है वैसे बहुत ज़्यादा बवाल मचा लिया, और तुम अभी भी कहोगे कि तुम्हें जेलसी फील नहीं हो रही थी। वैन केसिंग कहता है हाँ हो रही थी, तो क्या तुझे कुछ करना है, हो रही थी तो हो रही थी। अब ना जाओ से कहता है मुझे बहुत अच्छा लगा, कसम से इतना प्यार, कोई गाली दे रहा है, मुझे ये सुन के अच्छा लगा। वैन केसिंग कहता है वैसे उसने तो तेरे लिप पे बाइट नहीं किया, बट मैं ऐसा निशान दूंगा ना जो 1 महीने तक नहीं जाएगा। और ये कहते ही वैन केसिंग जाओ को किस करने लगता है। अब वो दोनों बहुत ही फील से किस कर रहे होते हैं। जाओ जिसू वैन का कमर पकड़ लेता है और उसे गोद में उठा लेता है। जाओ जिसू वैन को टेबल पे बैठा देता है और वो दोनों किस कर रहे होते हैं। ये दोनों किसी कर रहे होते हैं, तभी जेन जाओ के ऑफिस में आता है और देखता है उन दोनों को किस करते हुए, तो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अभी जो अपना वैन केसिंग है ना, वो उस शुगर डैडी इंजेक्शन के वजह से फिर से वैसा ही फील करने लगता है, मतलब उसे सेक्स करने का वापस से मन होने लगता है। वो जाओ जिसू को और ब्रूटली तरीके से किस करने लगता है और अपना हाथ उसके मेन पार्ट पे रख रहा होता है। जाओ जिसू समझ जाता है, इसलिए उसका हाथ बड़े प्यार से पकड़ता है, अपने कमर पे रख लेता है और किस करना बंद करता है, उसके हेड पे किस करता है और उसके सर पे हाथ फेरने लगता है और उसको ना ऐसे काम फील करवा रहा होता है कि वो शांत हो जाए। वैन भी इस बार जाओ जिसू को कस के गले लगा लेता है और गहरी गहरी सांसें ले रहा होता है अपने आप को काम करने के लिए। अब अपना जाओ जिसू वैन केसिंग के हेड पे किस करता है और उसे गले लगा लेता है। जाओ जिसू बोलता है सब कुछ सही हो जाएगा, उस शुगर डैडी की एंटीडोट मिल जाएगी, तुम पहले की तरह हो जाओगे एकदम नॉर्मल, तुम्हें ये करने का मन नहीं करेगा, नहीं करेगा। और अभी डॉक्टर हान को दिखाया जाता है जो बहुत अच्छे खासे डॉक्टरों के बीच में बैठ के उस दवाई को लेके डिस्कस कर रहे होते हैं। और अभी के लिए इतना ही, बट मैं बता देती हूँ, हान और जो डॉक्टर मिलके जो गोली बना रहे हैं ना, उससे ये नहीं होगा कि वैन केसिंग को कभी सेक्स करने का मन ही नहीं करेगा, मतलब उसको ये सब अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। बट उसको जो हर वक्त करने का मन होता है ना और उसको वाइल्ड चाहिए होता है, वैसा वाला उसके दिल में फीलिंग्स नहीं आएगी, वो पहले की तरह हो जाएगा। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो पता है वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, इस कहानी के बारे में और जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि FF जब भी आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो कहानी स्टार्ट होती है जाओ जिसू से। जाओ जिसू डॉक्टर हुन से बात कर रहे होते हैं। जाओ जिसू बोलते हैं उस दवाई का कुछ हुआ क्या डॉक्टर हुन? डॉक्टर हुन बोलते हैं हाँ ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाली है, 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी जाओ जिसू, तुम टेंशन मत करो। जाओ जिसू एक स्माइल करता है और कहता है थैंक यू डॉक्टर हुन। अब डॉक्टर हुन कहते हैं कि तुम वैन केसिंग को हॉस्पिटल ले आ सकते हो। अपना जाओसू बोलता है पर क्यों? अपने हान डॉक्टर बोलते हैं कि हम यहाँ पे कल बॉयज़ के लिए कुछ सिखा रहे हैं कि बॉयज़ इंटीमेट कितना हार्म होता है और कितना नहीं, तो अगर आप ला दोगे तो सही रहेगा, बट नहीं ला पाए तो कोई बात नहीं, मैंने सोचा कि आप भी आ जाएंगे तो ठीक रहेगा। जाओ बोलता है क्यों नहीं डॉक्टर हन, अगर कुछ सीखने वाली बात है तो मैं ज़रूर आऊँगा और वैन केसिंग को भी ज़रूर लाऊंगा, ये मेरा वादा है। डॉक्टर हन कहते हैं कि मुझे वैन केसिंग का थोड़ा सा ब्लड भी चाहिए। जाओ जिसको कहता है ब्लड?
ब्लड क्यों? जाओ जिसो बहुत घबरा गया होता है। अपने हन कहते हैं अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बट मैं देखना चाहता हूँ कि हमने जो दवाई बनाई है वो वैन केजिंग पे कोई साइड इफेक्ट ना छोड़े, इसलिए जाओसू बड़ा भोला सा चेहरा बना देता है और कहता है ठीक है डॉक्टर हन, मैं कल वैन केजिंग को ला दूंगा, बट कितने बजे लाना है? अपने डॉक्टर हन कहते हैं कि शाम के 5 बजे आ सकते हो। जाओसू कहता है जी क्यों नहीं। अब जाओ जिसू डॉक्टर हन का फ़ोन काट देते हैं और वैन केजिंग के पास जाने के लिए तैयार रहते हैं। अब हमें वैन केजिंग को दिखाया जाता है जिसपे वो शुगर डैडी सुई की असर अभी भी हो रही होती है, वो अभी भी अजीब फील कर रहा होता है और वो वॉशरूम में वही कर रहा होता है। आप जानते हैं, नहीं जानते तो वो खुद के साथ इंटीमेट हो रहा होता है, और आप नहीं जानते कि कैसे, तो आप इसका पहले वाला पार्ट देख लीजिए तो आप समझ जाएंगे कि कैसे। चलो बैक टू स्टोरी। अपना जाओ जिसू वैन केजिंग के घर पे आ जाता है। जाओ जिसू वैन केजिंग को हर जगह देखता है तो वो कहीं नहीं दिखता। अब जाओ जिसू को वॉशरूम से आवाज़ आती है। जाओ जिसू वॉशरूम जब खोलता है तो देखता है कि वैन केजिंग इंटीमेट हो रहा है खुद के साथ। जाओ जिसू को गुस्सा तो आता है, बट वो समझ सकता था वैन केजिंग की हालत, इसलिए वो उसके पास जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। वैन केजिंग जाओ जिसू को देख के घबरा सा जाता है, थोड़ा सा नर्वस भी हो जाता है। वैन केजिंग की नजरें नीचे थी। अपना जाओ जिसू वैन केजिंग के चिक को पकड़ता है, ऊपर लेता है और उसकी आंखों में देखता है, एक प्यार से स्माइल करता है। फिर जाओ जिसू उसके हाथ से वो टॉय ले लेता है और उसको साइड में रख लेता है और वैन केजिंग के पाँव पूरी क्लीन कर देता है, उसको पैंट पहनवा देता है और कहता है तुम आराम करो अभी। जाओ जिसू ने ऐसा रिएक्ट किया होता है कि वैन केजिंग ने क्या किया है। वैन केजिंग खुद समझ में नहीं पा रहा था कि जाओ जिसू उस पर गुस्सा नहीं हो रहा, कोई सवाल नहीं कर रहा, बट क्यों। जाओ जिसू उस टॉय को धोता है और बाहर चला जाता है। वैन केजिंग भी उसके पीछे पीछे बाहर चला जाता है। अब जाओ जिसू वैन केजिंग का कबर्ड, बैग सब चेक करने लगता है। वैन केजिंग बोलता है जाओ जिसू तुम ये क्या कर रहे हो शुगर डैडी, तुम क्यों देख रहे हो मेरे सामान? जाओ जिसू कुछ नहीं कहता है, बट वैन केजिंग के ज़्यादा कहने पे वो कहता है मैं ऐसे और टॉय ढूंढ रहा हूँ। वैन केजिंग बोलता है कोई ज़रूरत नहीं है, ये रख दो। जाओ जिसू बोलता है बहुत ज़रूरत है, तुम चुपचाप बेड पे रेस्ट करो, ठीक है। वैन केजिंग मना कर रहा होता है, बट जाओ जिसू ने जैसे तैसे करके उसके सारे टॉय ढूंढ लिए होते हैं। अपना वैन केजिंग गुस्से में जाओ के पास जाता है और उसके हाथ से अपना सामान खींचना चाहता था, बट जाओ जिसू उससे बचा के गली में जाता है और वो सारे टॉय को बाहर फेंक देता है। बाहर हैन हिंग भी खड़ा था। हैन हिंग के हाथ पे अचानक से एक टॉय आ जाता है और वो टॉय लड़कों के मेन पार्ट। अपना हैनिंग घबरा जाता है, बट वो उसको हाथ में ही लिया हुआ था, वो उसको देखा ही जा रहा था। हैनिंग फिर ऊपर नीचे सब जगह देखता और बोलता है हाँ ये कहाँ से आ गया और ये है क्या अजीब चीज। अपने वैन केजिंग को दिखाया जाता है जो जाओ जिसू पे गुस्सा करने लगता है और उसके पास जाता है और कहता है हिम्मत कैसे हुई तुम्हें फेंकने की, हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरे मसले में ना मत पड़ा करो जाओ जिसू। वैन केजिंग कुछ और बोलता उससे पहले जाओ जिसू वैन केजिंग का कमर पकड़ लेता है, खींच लेता है और उसे किस करने लगता है। वैन केजिंग तो अचानक से शॉक सा ही हो जाता है। जाओ जिसू फिर वैन केजिंग के दोनों पाँव को अपने कमर पे रख लेता है, उसे गोद में उठा लेता है और किस करते करते बेड पे ले जाता है। अब जो अपना जाओ जिसू है वैन केजिंग को बेड पे लेटा देता है और उसके नेक पे किस करने लगता है। अपने वैन केजिंग की इतने में ही हालत ख़राब होने लग गई थी। अपना जाओ जिसू धीरे धीरे वैन केजिंग को ऊपर ले आता है और खुद बेड के दूसरे साइड जाने लगता है और धीरे धीरे करके अपना वैन केजिंग को अपने पास जाओ जिसू सुला देता है। मतलब उसने उसको कडल कर रखा था वैन केजिंग को और सुला दिया था, उसके बालों पे हाथ फेर रहा था ताकि वैन केजिंग शांत हो सके। अपना वैन केजिंग फिर भी गहरी सांस ले रहा था और वो जाओ जिसू को कस के पकड़ लेता है और उसका कपड़ा बहुत टाइटली पकड़ा रहता है। अब आधे घंटे बाद अपने वैन केजिंग सही हो जाता है। वैन केजिंग बोलता है तुम क्या हो, मुझे समझ में नहीं आता तुम हो क्या। जाओ जिसू बोलता है मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। वैन केजिंग बोलता है सपने देखना छोड़ दो। जाओ जिसू कहता है नहीं, मैंने तो बचपन से सपने देखना नहीं छोड़ा है और अब तो और भी नहीं छोड़ूंगा। वैन केजिंग हंसता है और कुछ नहीं कहता है। जाओ जिसू कहता है कि कल शाम को ना हमें डेली चेकअप के लिए जाना है। वैन केजिंग बोलता है डेली चेकअप? जाओ जिसू बोलता है हाँ मैं डेली चेकअप के लिए जाता हूँ, तो मैंने सोचा आपसे तुम्हें भी ले जाऊँ। वैन केजिंग बोलता है मैं एकदम ठीक हूँ। जाओ जिसू बोलता है बट डेली चेकअप हो जाए तो कोई टेंशन नहीं है ना। अपना वैन केजिंग बोलता है अमीर लोगों के अमीर जो ठीक है
कल चल लेंगे। कितने बजे जाना है? अपना जाओ जिसको बोलता है 5 बजे, शाम के 5 बजे, ठीक है। और कल तुम्हें कॉलेज जाना है। तुम बहुत दिन से कॉलेज नहीं जा रहे हो ना? वैन केजिंग बोलता है वो कॉलेज में फई और लवलेस नहीं आ रहे ना, तो मन नहीं होता। जाओ जिसको बोलता है कॉलेज तुम पढ़ने के लिए जाते हो या फिर फई और लव के लिए? वैन केजिंग बोलता है फई और लवलेस के लिए। जाओ जिसको गुस्से में बोलता है देखो कितने बदतमीजी से बोल दिया, चुपचाप कल तुम्हें कॉलेज जाना ही जाना है, मुझे कुछ नहीं सुनना है। और ये कहते ही जाओ जिसको बैठ से उठ जाता है। वैन केजिंग बोलता है कहाँ जा रहे हो तुम? जाओ जिसको बोलता है मुझे काम है, कुछ एक मीटिंग हैंडल करनी है। वैन केजिंग बोलता है ठीक है चले जाओ। और ये कहते ही एक तकिया ले लेता है और उसको कडल कर लेता है टाइटली। अपना जाओ जिसो वैन को देख के स्माइल कर रहा होता है। अपने वैन केजिंग ने आंखें बंद कर रखी होती है। जाओ जिसो वैन केजिंग के धीरे से कान के पास जाता है और धीरे से कहता है इस तकिए को ना समझ लेना कि मैं हूँ। और ये कहते ही जाओ जिसो वहाँ से चला जाता है। जाओ के जाते ही वैन अपनी आंखें खोलता है और उस तकिए को किस करता है और उसे और टाइट हक कर लेता है। अब ना जाओ जिसो नीचे चला जाता है। हाँ भी वो टॉय था। जाओ जिसो उस टॉय को देख के बोलता है इसे ऐसे क्यों पकड़े हुए हो? हैनिंग कहता है ऊपर से आ गया था, यही आया हाथ में, देखो ना उधर उधर हर जगह पड़ा हुआ है सर। जाओ जिसको कहता है ठीक है किसी को बुलाओ और ये सब सामान बाहर फेंकवा दो। हैनिंग कहता है हमें इसे किसी को दे देना चाहिए ना। अपना जाओ जिसको बोलता है खाना या फिर कपड़े हैं क्या जो जरूरतमंद को दे दे? ये तुम जानते हो ये क्या है, तो क्यों फालतू की बातें कर रहे हो? हैनिंग कहता है हाँ ये बात तो है। अब जाओ जिसको बोलता है ठीक है मीटिंग के लिए लेट हो रहा है चलो। और जाओ जिसको वहाँ से जाने लगता है। हैनिंग उसके पीछे जाने लगता है बट हैनिंग ने अभी भी वो टॉय पकड़ रखा था। जाओ जिसको गुस्से में कहता है इससे फेंको तो सरी। अपना हैनिंग उसको फेंक देता है और कहता है सॉरी सर। और ये कहते ही कार में बैठ जाता है। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना वैन केजिंग कॉलेज जाने के लिए तैयार नहीं था और अभी भी सोया हुआ था। जाओ जिसको वैन केजिंग के घर आ जाता है अचानक से सुबह सुबह 5 बजे और उसको उठा देता है। वैन केजिंग सोचता है कि दोपहर हो रहा है इसलिए जाओ जिसको उसके घर आया है। वैन केजिंग उठ जाता है तो जाओ जिसको कहता है जाके नहाओ लेट हो रहा है। वैन केजिंग कहता है कहीं जाना है क्या शुगर डैडी? अपना जाओ से बोलता है हाँ कॉलेज जाना है। वैन केजिंग बोलता है दोपहर को कॉलेज कौन जाता है? वैन केजिंग कहता है कौन कह रहा है कि दोपहर हुआ है, आंखें खोल के देखो सुबह के 5 बजे हैं। वैन केजिंग कहता है क्या मुझे 5 बजे उठा दिया? नहीं नहीं मुझे तो सोना है। और ये कहते ही वैन केजिंग सोने वाला रहता है बट अपना जाओ जिसो वैन केजिंग की बिस्तर खींच लेता है और उसे गोद में उठा लेता है और बाथटब की तरफ ले जाने लगता है। वैन केजिंग मना कर रहा होता है बट जाओ जिसो वैन केजिंग को बाथटब में डाल देता है और पानी चालू कर देता है और कहता है नहा लो चुपचाप। अब ना वैन केजिंग कहता है नहीं मुझे नहीं नहाना, मुझे कॉलेज नहीं जाना है। जाओ जिसो कहता है बच्चों जैसी जिद मत करो वैन केजिंग, चुपचाप नहा लो। वैन बोलता है नहीं मुझे नहीं जाना है शुगर डैडी, मुझे नहीं जाना है। जाओ जिसो बट वैन केजिंग के जबरदस्ती बाल धोने लगता है, उसके शरीर में साबुन लगाने लगता है। अभी भी जाओ जिसो ने वैन केजिंग के शर्ट नहीं खोले हुए रहते हैं। अपना वैन केजिंग एक ईवल सी स्माइल करता है और कहता है शर्ट खोल के साबुन लगाओ ना, कपड़े पहन के कौन नहाता है? मैं अनशर्ट हो जाऊँ क्या? मैं अनड्रेस हो जाऊँ? तुम बोलो तो। जाओ जिसो अपनी नजरें फेर लेता है और कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, लाओ वैन फटाफट नहा लो, नहीं तो। वैन केजिंग बोलता है नहीं तो क्या? अपना जाओ जिसो बोलता है क्या है ना मेरे क्लोथिंग का नया ड्रेस आने वाला था, मैं वो नहीं दूंगा अगर तुम नहाए नहीं और कॉलेज नहीं गए तो। वैन केजिंग बोलता है तुम्हारे ब्रांड का? जाओ जिसो बोलता है हाँ मेरे ब्रांड का नया ड्रेस आ रहा है। वैन केजिंग बोलता है मैं अभी नहा लेता हूँ और ये कहते ही कपड़े खोलने लगता है। जाओ जिसो बोलता है अरे मुझे जाने तो देते, और ये कहते ही जाओ जिसो वहाँ से चला जाता है। अब जाओ वैन केजिंग के लिए खाना बनाता है और उसके पास ले जाता है। जानते हैं कि जाओ को खाना बनाना नहीं आता, उसने नूडल्स ही बनाया होता है। वैन केजिंग उसे बड़े चाव से खाता है। फिर जाओ जिसो वैन केजिंग को कॉलेज छोड़ देता है। जब जाओ की कार कॉलेज पे खड़ी हुई थी तो सबके सब देखे जा रहे थे और वैन केजिंग जब उस कार से निकला तो सबके रिएक्शन ही अलग हो गए थे और वैन केजिंग इस बात का मजा ले रहा था कि सब उससे ही देखे जा रहे हैं। अब जब वैन की कॉलेज की छुट्टी हो जाती है तो अपना जाओ जिसो परफेक्ट टाइम पे उसे लेने आ जाता है और सब जाओ के कार को ही देखे जा रहे थे। 2-3 लड़कियां तो गॉसिप भी कर रही थी कि देखो ना ये लड़का कितना सुंदर है, सच्ची में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, क्या मैं इससे नंबर मांग के लाऊं क्या? दूसरी लड़की बोलती है नहीं नहीं वो वैन केजिंग के साथ आया है तो उसका पक्का बॉयफ्रेंड ही होगा, उससे पंगा मत लो। वैन केजिंग सबकी खटिया खड़ी कर देता है।
तो उसके बंदे पे हाथ मत डालो। वो लड़की कहती है पर यार ये कितना खूबसूरत है ना। वो दूसरी लड़की कहती है खूबसूरत तो बहुत है, मुझे भी उसका नंबर लेने का मन हो रहा है, बट वैन किसिंग नहीं, मैं उससे पंगा नहीं ले सकती। वैन किसिंग जाओ जिसो के कार के पास जाता है, अंदर बैठ जाता है, जाओ को स्माइल करता है और कहता है आज तो बहुत आज्ञाकारी बन रहे हो, मुझे छोड़ने आए, मुझे लेने आए। जाओ सो बोलता है हाँ बनना पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने तुम्हें पर्सनल ड्राइवर भी दे रखा है, पर फिर भी तुम ना उसका यूज़ करते हो ना ही कुछ, तो मुझे ही तुम्हारा ड्राइवर बनना पड़ेगा। ये कहते ही जाओ जिसो अपनी कार चालू कर देता है। अब शाम के 5 बजे का वक्त हो गया होता है जब अपने जाओ जिसू को वैन केजिंग को डॉक्टर हन के पास ले जाना होता है। अब यहाँ से जो पार्ट है ना थोड़ी ज्ञान की बात है, तो अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो रुक जाइए, बट ये इंटीमेट से लेके बात होगा, तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो प्लीज़ स्किप कर दीजिए। अब जो अपने वैन और जाओ होते हैं ना वो डॉक्टर हन के पास पहुँच जाते हैं। अब डॉक्टर हन वैन केजिंग का खून निकालने का इशारा करते हैं। जाओ जिसो आंखें बंद करता है। अब एक नर्स आती है जो वैन केजिंग का खून ले रही होती है, और वैन केजिंग को शक ना हो कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो जाओ जिसो अपना भी खून निकालने को कहता है। अब वो नर्स दोनों का खून ले लेती है। अब डॉक्टर हन बोलते हैं जाओ जिसो से चलो ना, मैं आज सेक्स को लेके कुछ बातें करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग आए हैं। अपना जाओ से बोलता है क्यों नहीं चलो चलो, पर अपना वैन केजिंग बोलता है मुझे घर जाना है शुगर डैडी। जाओ जिसो बोलता है थोड़ी देर सुन लेते हैं ना, अच्छा ना लगे तो चल लेंगे। अपना वैन केजिंग गहरी सांस लेता है और कहता ठीक है। अब वो सारे लोग वहाँ पे बैठ जाते हैं, बहुत सारे लोग आए होते हैं। अब डॉक्टर हन वहाँ पे खड़े हुए थे और सबसे कह रहे थे कि आप सभी जानते हैं आप सभी कपल हैं, और वहाँ पे जितने भी लोग थे ना गे और लेस्बियन कपल थे। अपने डॉक्टर हन बोलते हैं आपके रिश्ते में आपने कभी ना कभी एक बार तो इंटीमेट हुए ही होंगे। आप जानते हैं कि बॉयज़ इंटीमेट कितना हार्मफुल होता है? नहीं जानते ना, मैं बताता हूँ। डॉक्टर हन कहते हैं मेरे पास बहुत सारे केस आए हैं बॉयज़ लव के, बॉयज़ इंटीमेट के, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा केस HIV के होते हैं। और HIV क्या होता है, HIV कैसे होता है आप लोगों को तो पता ही होगा। और HIV के सबसे ज़्यादा चांस बॉयज़ में है, क्योंकि बॉयज़ ही NS सेक्स करते हैं, गर्ल्स के ऐसे नहीं होते हैं। और लेस्बियन कपल के भी ऐसे नहीं होते हैं, क्योंकि गर्ल्स के योनि में सफ़ेद पानी पदार्थ जैसी चीज़ होती है जो सेक्स के समय बाहर आ जाती है, तो वो आपके शरीर को एक तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। बट बॉयज़ में ऐसा कुछ नहीं होता, बॉयज़ में तो हार्मफुल ही होता है, और सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है वाइल्ड इंटीमेट, और ख़ासकर लोग यही करना पसंद करते हैं। किसी को चाहिए ही नहीं होता है, सबको वाइल्ड चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? क्योंकि वो लोग पॉर्न से देख के सीखे होते हैं। बट अगर आप बॉयज़ के साथ इंटीमेट हो रहे हो और अगर आप अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हो, तो बहुत से चांसेस है HIV होने के। फिर ऑपरेशन भी भारी पड़ जाएगा HIV का, सोच लो। और आपको तो HIV होगा ही, पर जो आपके साथ इंटीमेट होगा आपका पार्टनर, उसे भी HIV फैल सकती है, क्योंकि HIV तो खून देने से भी फैल सकती है। अगर आपकी खून की बूंद उसमें गई तो उसको भी HIV हो सकती है। आजकल की TV सीरियल में बहुत आसानी से बताया जाता है, बहुत से चीज़ों में ऐसे आसानी से बता दिया जाता है कि बॉयज़ का यूँ स्मूथली हो जाता है। ध्यान रखना चाहिए कि इंटीमेट होते बॉयज़ को और यूज़ करना चाहिए। पेन कॉन्डम के इंटीमेट होना बहुत हार्मफुल होता है, या फिर आपके प्राइवेट पार्ट पे कुछ ऐसी चिपचिपी पदार्थ लगा देने चाहिए जो वो स्मूथ फील करवाए, दर्द ना हो। अपना जाओ जिसो ये सब बहुत ध्यान से सुन रहा होता है, वैन केजिंग भी सुन ही रहा होता है, बट वो कहता है क्या फालतू की बातें हैं, मुझे चलना है शुगर डैडी। जाओ से बोलता है फालतू की बातें क्या है, सही तो है, अगर हम कभी इंटीमेट हुए तो हमें भी इन बातों पे ध्यान देना चाहिए ना, कि वाइल्ड ना करें और कॉन्डम की यूज़ करें। अपना वैन केजिंग बोलता है ये कॉन्डम वॉन्डम की कोई ज़रूरत नहीं होती है, और वाइल्ड सेक्स ख़राब नहीं होता है, अच्छा ही होता है। जाओ जिसे बोलता है बट डॉक्टर तो कुछ और कह रहे हैं ना। वैन केजिंग बोलता है मैं कर चुका हूँ तो मुझे पता है। जाओ जिसे बोलता है बट मुझे नहीं लगता कि ये सेफ़ होता है, मुझे तो ये हार्मफुल ही लगता है। अब वैन कुछ और बोलने वाला था, तभी डॉक्टर हन कहते हैं आजकल बहुत से ऐसे दवाई मिलते हैं जो आपको इंटीमेट होने के लिए मदद करते हैं, जो आप में इंटीमेट होने के हार्मोन बढ़ा देते हैं।
वो आपके लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं, बट ज़्यादा यूज़ करने से आपको नुकसान भी कर देते हैं। आपको ऑलमोस्ट टाइम वही करने का मन होगा, आपके दिमाग में वही सब चलेगा और आप खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। ये बात सुनते ही अपना वैन गेजिंग डॉक्टर हन की तरफ ही देखने लगते हैं। डॉक्टर हन कहते हैं, आपको जैसा मिलता है ना आप वही रखते हैं। आप जिस सराउंड में रहते हैं उसी सराउंड में घुल चलते हैं। आप सबको तो ये पता ही होगा। तो अगर आपको शुरुआत से ही वाइल्ड मिलेगा ना तो आपको लत वाइल्ड की ही रहेगी। आपको पता ही नहीं होगा कि एक परफेक्ट इंटीमेट होता क्या है। आपको सिर्फ वाइल्डनेस ही चाहिए होगी जो किसी काम की नहीं होती है। मेरे हिसाब से मैं कहना चाहूँगा, सेक्स वो नहीं होता जो तन को शांति दे। सेक्स वो होता है जो मन और दिमाग को शांति दे, और मन और दिमाग को एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छा इंटीमेट ही शांति दे सकता है। एक अच्छा संभोग ही आपके दिल को सुकून दे सकता है, आत्मा को सुकून दे सकता है। वाइल्डनेस ज़रूरी नहीं है कि 10 घंटे तक चलता रहे। आधे घंटे का भी आपको दिल में आराम दे देता है अगर आपका पर्सन सही हो तो। अगर आपको शुरुआत से ही वाइल्ड मिलेगा तो आप वाइल्ड ही मांगोगे, बट अगर आपको शुरुआत से ही एक सेफफुल मिलेगा तो आप उससे ही खुश रहोगे। आपको वही पसंद आएगा। आपने वो लिया ही नहीं है आज तक, इसलिए आपको सिर्फ वाइल्ड ही पसंद है। बट अगर आप वो करके देखोगे तो पता चलेगा कि वाइल्ड से अच्छा वो होता है, क्योंकि वो दिल को शांति देता है। और गाइस, जो डॉक्टर हन समझा रहे हैं वो आपको भी समझना चाहिए। अगर आप एक बॉय हो और दूसरे बॉय से प्यार करते हो तो आप बॉटम हो तो अपने टॉप से मांगो कि हमें एक सेफ फुल चाहिए, और अगर आप टॉप हो तो आप अपने ना बॉटम को अच्छा वाला दो, वाइल्ड मत हो, क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सेफ्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। HIV से बचना है तो कॉन्डम या फिर कोई ऐसी पदार्थ जो चिपचिपी हो, ऐसा ना हार्मफुल नहीं, देख लेना, प्रोडक्ट संभाल के यूज़ करना। और डॉक्टर हन की बात समझो। और मैंने तो HIV के बारे में बहुत कुछ सर्च कर रखा है। HIV, बॉयज़ इंटीमेट, गर्ल्स इंटीमेट। मैंने इस FF के लिए बहुत कुछ सर्च कर रखा है, और इसकी वजह से मुझे बहुत से लोगों ने कहा भी है कि तू बहुत सेमलेस है, ऐसी स्टोरी कौन लाता है। मतलब लिटरली में एक बंदी पूरे इंटीमेट सीन को अच्छे से बताती है कि ऐसे उसने ये किया, उसने वो पकड़ा, ऐसे हिलाया, वैसे किया, तो वो सेमलेस नहीं है। बट मैं एक अच्छी बात समझा रही हूँ कि इससे कितना हार्म होता है, दैन मैं सेमलेस हूँ। इस FF को मैंने जब स्टार्ट किया था ना, ऑलमोस्ट लोगों ने मुझे एक ही बात कहा था, सेमलेस सेमलेस सेमलेस। बस मेरी बेस्ट फ्रेंड गुजियान ने ही मुझे बोला था कि नो, यू आर नॉट सेमलेस। जो है अच्छा है, जैसा है वैसे शेयर करो, आप अच्छा काम कर रहे हो। और जब मैंने इसको शेयर करना स्टार्ट किया, मैंने अपनी फ्रेंडों से बात किया, तो मेरे ग्रुप की 2 लड़की, बाई और जाओ, उन दोनों ने भी मुझे सपोर्ट किया कि नो, यू आर राइट वैन, तुम सही हो, तुम गलत नहीं कर रहे हो। तो मुझे खुशी मिली कि 4 लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। तो आप बताना कि आप इसको लेके सपोर्ट करते हो या फिर मेरे खिलाफ हो कि मैंने गलत शेयर किया है। क्योंकि बहुत से लोग बता देते हैं इंटीमेट सीन, वो शेयर करते हैं, बट इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं बताते हैं। जो हार्म होता है वो कोई नहीं बताता है, बस बता देते हैं कि हो गया, क्लियर हो गया, एकदम रफ़ हुआ। बट रफ़ से क्या नुकसान होगा ये नहीं बताता ना। तो अगर आपको मेरी बात समझ में ना ही हो ना, तो सर्च करना, बॉयज़ HIV केस सर्च करना, बहुत ही मिलेंगे आपको। यूट्यूब पे नहीं, ब्राउज़र पे सर्च करना। यूट्यूब पे उतना कुछ नहीं मिलता है, बट ब्राउज़र पे आपको ज़रूर मिलेगा। मैंने VPN चालू कर करके सर्च किया है, बहुत नेटवर्क आया है, बहुत टाइम लगाया है, बट मैंने जो दिया है वो सही बोला है, कुछ एवे ही नहीं बोल दिया। हाँ, बट ये शुगर डैडी वाला इंजेक्शन ये मैंने अपने मन से बनाया है। बट ऐसी बहुत सी दवाइयाँ आती है जो आपको डीप वेब पे मिलेगी, महंगी में, जो आपको ये फीलिंग दिलवाती है। आपके हार्मोन्स ऐसे ना बढ़ते हैं सेक्स वाले। तो बहुत कुछ है, बहुत अनलीगल चीज़ मिलती है। आप इन सब से दूर ही रहना तो सही रहेगा, क्योंकि इन सब से फ़ायदा नहीं है। आपका पार्टनर, आप जिससे प्यार करते हैं, आप उसके साथ इंटीमेट होंगे ना तो परफेक्ट सेक्स होगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप प्यार नहीं करते, आप ऐवे ही हैं उसके साथ, तब कुछ भी कर लो, सुकून मिलेगा ही नहीं। और मैं बहुत ज्ञान बांट चुकी हूँ, अब कहानी स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर हन ये बोल देते हैं ना बातों को, तो सारे कमेंट और सब कहते भी है कि सही बोला। जाओ जिसको भी ताली बजाने लगता है, पैन किसी ताली नहीं बजाता, सिर्फ डॉक्टर हन को देख ही रहा होता है। अब जब डॉक्टर हन जाओ के पास जाते हैं तो अपना वैन केसिंग बोलता है, आपका कोई बॉयफ्रेंड है? अपना हन बोलते हैं,
सडनली क्यों पूछ रहे हो? जाओ जिसू बोलता है, वैन क्या हुआ? वैन बोलता है, नहीं मैं पूछना चाहता हूँ जो ये ज्ञान बांटा है ये खुद पे भी लागू करते हो या फिर नहीं? डॉक्टर हन स्माइल करते हैं और कहते हैं, नहीं मैं सिंगल हूँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। हन कुछ और कहते हैं उससे पहले अपना वैन किसिंग कहता है, तो ज्ञान बांटने की क्या ज़रूरत है जब पता ही नहीं है कि रफ इंटरकोर्स आपको क्या देता है, तो क्यों बोल रहे हो? अपना वैन किसिंग पे जाओ थोड़ा सा गुस्सा करता है क्योंकि वो कैसे बोल सकता है एक डॉक्टर को इतना रूडली तरीके से। जाओ जिसको जानता है कि रफ इंटरकोर्स कितना हार्मफुल होता है, उसके भाई के साथ क्या हुआ था इस वजह से। जाओ जिसको कुछ बोलने वाला था बट उससे पहले डॉक्टर हनी कहते हैं, मैं रफ इंटरकोर्स किया तो नहीं हूँ और मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, बट मैं जानता हूँ वो कितना हार्मफुल होता है क्योंकि मेरा भाई रफ इंटरकोर्स की वजह से ही मारा गया। उसका पार्टनर कितना साल का था? 26 साल का, और मेरा भाई सिर्फ 20 साल का। मेरे भाई ने बहुत मना किया उसे रफ इंटरकोर्स करने से, बट उसने नहीं माना। मेरा भाई मर गया और मैंने वो वीडियो देखा है, अपने भाई को मरते हुए देखा है। 2 साल ही हुए हैं मेरे भाई को मरते हुए, सिर्फ 2 साल। तो मैं जानता हूँ ये रफ इंटरकोर्स कितना हार्मफुल होता है। और तुम्हारी बातों से वैन किसिंग मुझे ये लगता है कि तुम्हें किसी ने लत लगा रखी है रफ इंटरकोर्स की। तो जितने जल्दी इस लत से निकलोगे ना उतना सही रहेगा, नहीं तो तुम कभी करते करते मर जाओगे या फिर HIV के शिकार हो जाओगे। डॉक्टर हन कुछ नहीं कहते हैं, एक स्माइल देते हैं, जाओ से कहते हैं, हम फिर मिलते हैं जाओ, और ये कहते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। जाओ जिसको डॉक्टर हन की बातों से एकदम शांत है क्योंकि जाओ को भी पता नहीं था कि डॉक्टर हन के साथ भी वो हुआ है जो उसके भाई के साथ